everyone. I hope you all are safe and healthy. ध्यान रख रहे हैं पूरी तरह से अपना। और लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे और क्लासरूम पे कोई डाउट नहीं है उससे रिलेटेड। दो क्वेश्चंस थे, दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए थे कि क्या क्या आएंगे। दोनों स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे। एक उससे पहले हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लिया था एंड अच्छे से उसको हमने डिस्कस किया था। हमारा एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स। इसके मैंने कई एडजस्टमेंट्स आपको कॉपी में लिखवाई थी और उस टाइम पे बुकलेट आपके पास नहीं थी, तो बुक हमारे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना डिस्कस करने वाले रहते थे, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 59 है ये आपकी बुकलेट नंबर 2 का। और पहले कुछ सॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं। वैसे तो हमने इसके एडजस्टमेंट वाइज तो एक एक क्वेश्चन के दो दो केस बना के हमने करे थे। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 हर के हमने आइटम अपेयरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, आइटम अपेयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो काफ़ी दिन मैंने इसके ऊपर लगाए थे। लेकिन जब तक भाई बड़े वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक तसल्ली नहीं होगी। बड़ा क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हम कर लेंगे ना तो चकाचक बात बनेगी अपनी। क्योंकि पेपर में जाके हमें क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स काम नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो दिक्कत है। तो क्वेश्चंस के साथ मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है सॉल्व क्वेश्चन है ये। इसमें बस बेसिक सा क्या पॉइंट है वो बता देता हूँ, अच्छे वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है जी, एक ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। परचेज, सेल, डेबिट, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक जहां आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ जाए समझ लीजिए एडजस्ट हुआ है। हमने बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड होगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं आज होमवर्क देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 59 पे। बस एक हिंट दे रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो आप सोचिएगा हमने इसके बारे में क्या डिस्कशन करी थी कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आता है। हमने ये सारी बातें क्यों के साथ करी थी कि अंदर कैसे आया होगा, क्या अकाउंटेंट ने क्या एंट्री डाली होगी जिससे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा होगा। इसमें क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा, मैं डाउट्स की वेट करूंगा क्लासरूम पे। आप लोग ये क्वेश्चन आज ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल बेसिक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ दे रखा है। और क्लोजिंग एंट्रीज करके दिखानी है। क्लोजिंग एंट्रीज आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता नहीं कि इसकी डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। बट आई डोंट थिंक कोई डिस्कस करने की जरूरत उसे पड़ेगी क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जहां क्वेश्चन ने क्लोजिंग एंट्रीज मांगी है, आपको एक चीज दिखा दूं मैं सोल्यूशन के अंदर इनके। क्लोजिंग एंट्रीज में देखो मुझे पता है सारे बच्चे ये वाली एंट्रीज तो कर लोगे कि रिटर्न आउटवर्ड खत्म करना है, रिटर्न इनवर्ड खत्म करना है, सेल अकाउंट खत्म करना है, परचेज अकाउंट खत्म करना है, ओपनिंग स्टॉक खत्म करना है। क्लोजिंग स्टॉक की इन्होंने देखो एडजस्टिंग एंट्री भी दिखाई हुई है। एक तो ये चीज मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ कि इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टिंग एंट्री भी दिखाई हुई है। क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्रीज मांगी थी लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टिंग एंट्री भी दिखा रखी है। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन मांग क्लोजिंग एंट्रीज रहा था, क्वेश्चन मांग क्लोजिंग एंट्रीज रहा था। तो हमारे माइंड में तो आता है ट्रेडिंग वाली पी एंड एल वाली एंट्रीज करते हैं हम, लेकिन क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर ही हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल का जो आंसर है उसमें उन्होंने एडजस्टिंग एंट्री भी दिखा रखी है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग वाली। और तो और जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा उसे पी एंड एल में भी ट्रांसफर किया हुआ है। तो इसकी एंट्री वैसे उन्होंने दिखा रखी है ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट एंट्री नहीं है, ये एक्चुअल में एंट्री है ट्रेडिंग टू पी एंड एल। ट्रेडिंग टू पी एंड एल ब्रैकेट में आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट दिखा सकते हो। और तो और इन्होंने पी एंड एल, ये ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के पी एंड एल में भी ट्रांसफर करके दिखाया हुआ है। अच्छा इन्होंने दो एंट्रीज दिखा दी, आप जीपी कैंसिल कर सकते हो तो नेट एंट्री वही आ गई ट्रेडिंग टू पी एंड एल। तो चाहे नेट एंट्री दिखा देना ट्रेडिंग टू पी एंड एल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्लोजिंग एंट्रीज वाले केस में आप ये दो एंट्रीज अगर मिस कर गए वहां पेपर में तो हमारे नंबर कट जाएंगे फालतू में। इसलिए हम इन दो चीजों का भी ध्यान रखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टिंग एंट्री भी दिखा देंगे और ट्रेडिंग टू पी एंड एल वाली एंट्री भी दिखा देंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आप अपनी मार्किंग कर लेना उसके हिसाब से कि ये दो एंट्रीज भी आपको दिखानी है ताकि रिवीजन के वक्त आपको ध्यान रहे और हम स्किप ना कर जाए पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लग रहा है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको और ट्रायल बैलेंस से आपको क्लोजिंग एंट्रीज भी मांगी हुई है और ट्रेडिंग पी एंड एल भी मांगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी आइटम मुझे दिख नहीं रही है जो हमें तंग करे। ठीक है, सारे सिंपल सिंपल पॉइंट है। हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अपने आप ये वाले पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग और पी एंड एल आप इकट्ठा दिखा देना। यहाँ ट्रेडिंग और पी एंड एल अलग अलग दिखाया हुआ है, आप इकट्ठा दिखा दीजिएगा। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल इकट्ठा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम अभी करेंगे। ये प्यारा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। वैसे सोल्यूशन इसका यहाँ पे दिया हुआ है बट हम लोग सोल्यूशन से अपने आप को तसल्ली नहीं हमारी होगी, हम खुद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तब जाके हमारी तसल्ली होगी। और ना एक बात और सुनना, मैं ना जब भी ट्रेडिंग पी एंड एल के बड़े वाले क्वेश्चन करवाता हूँ जिसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी होती हैं और जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कम से कम 25 आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर और ना करके पहले पॉइंट के अंदर 4 एडजस्टमेंट पहले में है और 6 और हैं, तो टोटल 10 एडजस्टमेंट्स के आसपास एडजस्टमेंट है। यानी ये बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप मेरी वाली टेक्निक से कर लो,
मैं आपको दावा करता हूं कि आप कोई भी चीज स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ना मैं याद करवाता हूँ फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में ना सबसे बड़ी गलती कहाँ होती थी सर, हमने ना क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की बाय साइड पे तो दिखा दिया, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाना रह गया, जिस वजह से हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। या हमने प्रीपेड P&L में तो जाके माइनस कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट में दिखाना भूल गए। यानी एडजस्टमेंट्स में हम एक ट्रीटमेंट तो कर लेते थे, एक ट्रीटमेंट हमारा रह जाता था। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे कि हमारा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, यानी पॉइंट स्किप ही नहीं होगा हमारा कोई भी। आओ देखते हैं किस तरह से मैं इसको बनवाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रायल बैलेंस को पढ़ के, मैं ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ता, पहले पहले मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ता हूँ। और जिन जिन एडजस्टमेंट्स पे ना, जिन जिन पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट होती है, उन पॉइंट्स के ऊपर ना मैं सर्कल डलवा देता हूँ। सर्कल मीन्स एक डॉट डलवा दूंगा। जैसे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट है भाई, बिल्डिंग को 5%, यानी बिल्डिंग बिल्डिंग ढूंढता हूँ मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग 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 कहाँ गई बिल्डिंग, बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग गायब होगी, टूट गई क्या बिल्डिंग हमारी, ये रही बिल्डिंग को हम लोग, ये लो रेड कर दिया मैंने, यहाँ पे एक डॉट लगा दी, क्वेश्चन पेपर में डॉट लगा लेना छोटी सी, ठीक है, बिल्डिंग पे डॉट लगा दी। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर कहाँ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये लो डॉट लगा दी फर्नीचर एंड फिक्सचर पे। उसके बाद हमारे पास है जी, one steel table purchased during the year 14,000 was sold for the same price but the sale proceeds were wrongly credited to sale account। यानी एक स्टील टेबल के अंदर हमने गलती भी कर रखी है, यानी फर्नीचर पे दो डॉट लगा देता हूँ। एक डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट है, एक इसमें गलती का भी पॉइंट है, फर्नीचर में कुछ अमाउंट गलत क्रेडिट कर रखी है, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, ढूंढो कहाँ है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ये राजी, ये भी ये साथ में पड़ा है, इस पे भी एक डॉट लगा दी, डेप्रिसिएशन है। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज काउंट, तो टाइपराइटर काउंट तो शायद हमें दिखेगा ही नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि टाइपराइटर को आपने गलती से परचेज काउंट में डाल लिए, तो परचेज काउंट ही नजर आ रहा होगा, परचेज पे भी डॉट लगा लो, ठीक है, परचेज पे भी डॉट लगा लो, चलो सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मोटर कार, बताओ जी, भी तो एक एडजस्टमेंट है ये, इतने सारे पॉइंट एक में ही आ गए, क्योंकि ना इतने बड़े क्वेश्चन में गलती यही होती है, हम लोग कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। वहां 16 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई भी पॉइंट हमारा मिस हो, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हम। चलिए पहली एडजस्टमेंट मैंने पढ़ ली, दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा ही आपको पता है ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से मुझे कोई डॉट लगानी नहीं पड़ती ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो सीधा सीधा एक ट्रेडिंग में आता है, एक बैलेंस शीट में आता है, ऊपर की किसी भी आइटम को ये चेंज नहीं करता, ट्रायल बैलेंस की किसी भी आइटम को चेंज नहीं करता, तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से मैं कोई ऊपर डॉट नहीं लगाऊंगा। उसके बाद 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने का रेंट गोडाउन का आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट ढूंढना पड़ेगा कहाँ है ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर, रेंट 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 रेंट, ये रेंट फॉर गोडाउन, ये मैंने डॉट लगा दी इसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1/5/16, तो हमारे पास लोन था जी विश्वनाथ से 12% पर एनम के हिसाब से, विश्वनाथ का लोन ढूंढो भाई कहाँ है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा इंटरेस्ट भी दे रखा है, टीवी के अंदर इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट पे भी आप डॉट लगा लो एक बारी, ठीक है, और लोन फ्रॉम विश्वनाथन है, उस पर भी डॉट लगा लो। सर मुझे तो लगता है बिंदियां ही बिंदियां लगती रहेंगी इस क्वेश्चन में। रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, 5% रिजर्व मेंटेन करना है डेटर्स पे, कहाँ है भाई हमारे डेटर 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 डेटर्स डेटर्स डेटर्स, ये रे सन्ड्री डेटर्स पे भी डॉट लगाओ। सर इतनी डॉट्स कौन लगाएगा वहां पे, अरे एक बार लगा लो बदतमीजों, आगे सुनो। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स ₹40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस फॉर द पीरियड 1/4/16 से लेके 30/6/17, जान ही निकाल दी क्वेश्चन ने, कहाँ है इंश्योरेंस प्रीमियम ढूंढते हैं, ये लो इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी डॉट लगा लो। ठीक है सर, सारी एडजस्टमेंट्स हमने एक बार पढ़ ली, और आपने हर एडजस्टमेंट से रिलेटेड ऊपर एक बार डॉट्स लगवा दी। अब क्या करेंगे सर, अब मैं बोलता हूँ भैया ढांचा तैयार करेंगे हम, क्या तैयार करेंगे, ढांचा, ढांचा मतलब ढांचा, आओ देखते हैं। शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे आंसर इसका, एक सेकेंड, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं इसके, यहाँ पे करता हूँ मैं, आप लोग हेडिंग दे देना, फाइनल काउंट्स क्वेश्चंस करके कुछ भी हेडिंग दे दो जैसे आपको ठीक लगे। एक सेकेंड में यहाँ पे ना पहले तो लाइनें ड्रॉ कर लें यहाँ पे, चलिए फाइनल अकाउंट्स, क्या हो गया इसको, चलो अब चलेगा, फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चंस लिख लो। थ्योरी तो सारी हमने पहले कवर की हुई है इसकी, सारे कंसेप्ट्स एंड ऑल पहले सब कवर किए हुए हैं, अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहती थी हमारी। आंसर नंबर है जी ये हमारा, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, आंसर नंबर है जी हमारा 4, पेज नंबर है जी 62, आंसर नंबर 4, पेज नंबर 62। चलो भाई ढांचा तैयार करते हैं दोनों मिलके। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख लो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड है भाई सर? ये है जी 31 मार्च 2017। ये लो जी 31 मार्च 2017। चलो साफ सुथरा बनाएंगे सर, आपसे सीधी लाइन बचती तो है नहीं, इसीलिए मैं स्केल का इस्तेमाल करूंगा, डोंट वरी। ओके ये लो जी ये हमने बना लिया, देख रहे हो लाइन कितनी सीधी बज रही है सर, मज़ा ही आ गया। यही तो बात है फिर, यही तो राज है। पूरे पेज का ही बना लो भाई, ट्रेडिंग एंड पी&एल, लंबा, काफ़ी लंबा ट्रेडिंग पी&एल। वैसे तो देखो वहाँ पे पेपर में हिसाब किताब सा रखना पड़ता है, थोड़ा ढांचे वाली अप्रोच में ना बस यही दिक्कत है कि हमें देखना पड़ता है कि जगह कितनी चाहिए, क्योंकि ढांचे में मैं क्या करूँगा, सारा पहले तैयार करवाऊंगा, सारा पहले स्ट्रक्चर तैयार करवाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट होगा क्वेश्चन मेरा ये। सर हम समझ नहीं पा रहे कैसे कह रहे हो, मैंने अभी समझाया कहाँ है, सबर तो रखो। ओके थोड़ी जगह रख लेते हैं और नीचे बना देता हूँ बैलेंस शीट। ये लो जी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट तो आपको पता है टी फॉर्म है। बताओ बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड होती है डेबिट साइड होती है? सर बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, आपने कितनी बार हमें बताया है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें सिर्फ लाइबिलिटीज और एसेट्स की साइड होती है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है जी। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट टी फॉर्म तैयार है। ये हमने लेफ्ट साइड पार्टीशन करके अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं साथ में। ये लीजिए जी अमाउंट का कॉलम आ गया बैलेंस शीट का, और एक बैलेंस शीट का आ जाता है राइट साइड पे अमाउंट का कॉलम। लेफ्ट साइड पे लिखेंगे जी लाइबिलिटीज, साथ में लिखेंगे रुपीस, और साथ में लिखेंगे एसेट्स, और साथ में लिखेंगे जी रुपीस। चलिए ये हमारा ढांचा तैयार है। अब क्या करोगे सर? अब हम क्या करेंगे, पहले तो ट्रेडिंग पी&एल में भी जाके लिख दूं पर्टिकुलर्स और रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी नहीं भाई, नंबर कट जाते हैं इन चीजों के। हाँ पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। चलिए अब ना चुपचाप क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की एक आइटम को पढ़ना है, जिन आइटम्स पे डॉट नहीं है उसे तो रिस्पेक्टिव प्लेस पे ले जाओ, जहां जैसे मान लो आ गया फर्नीचर, उस पर अगर डॉट नहीं है बैलेंस शीट में ले जाऊंगा और उसे बाहर लिख दूंगा बैलेंस शीट में, क्योंकि उस पर डॉट नहीं है। लेकिन जिस पे डॉट होगी वो भी जाएगी रिस्पेक्टिव प्लेस पे, लेकिन उसको लिखेंगे अंदर वाले कॉलम में, यानी उसकी अमाउंट बाहर नहीं लेके आएंगे। अच्छा ये करना चाह रहे हो आप? हाँ तो आओ, सबसे पहले आइटम आ रही है जी मेरे पास, सबसे पहली आइटम आ रही है कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस है। देखो डेबिट बैलेंस किसके होते हैं सर, आपने हमें बताया था डेबिट बैलेंस या तो एसेट के होते हैं या खर्चों के होते हैं, पक्का पक्का। तो कैश इन हैंड कोई खर्चे का नाम तो है नहीं, कैश इन हैंड तो एसेट है। तो सर एक काम करो, बैलेंस शीट वेट कर रही है, बैलेंस शीट बाजा मार दी कैश इन हैंड को, ये लो एसेट साइड पे जाके लिख दिया कैश इन हैंड, और कोई इस पे डॉट तो है नहीं इस आइटम पे, तो इसे बैलेंस शीट में बाहर लिख दो 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज बाहर लिख दिया, बहुत बढ़िया सर। कैश एट बैंक, सर ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, इस पे भी डॉट नहीं है सर, ये भी लिख दो सर बैलेंस शीट में, मुझे क्या बोल रहे हो, ये लो 26,000 पे एसेट साइड आ गया, बहुत बढ़िया। अगली आइटम है जी सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स पे भैया डॉट लगी हुई है, तो डेटर्स को लिख लो, बिंदास लिखो, चिंता कोई नहीं। सन्ड्री डेटर्स को जाके बैलेंस शीट में चिपका दो इसको भी, ये ढांचे वाली अप्रोच से बड़े सुखी रहोगे। भाई कितनी है सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट? 8,60,000। इसको अंदर के कॉलम में लिख के रख लो बस, इसको अंदर के कॉलम में लिख के रख लो बस, 8,60,000। सन्ड्री डेटर्स 8,60,000। इसके बाद ही आ रहा है हमारा स्टॉक। स्टॉक है 1/4/16 का, यानी कि साल की शुरुआत का, इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ओपनिंग स्टॉक ही आ रहा होगा ना, 6,20,000 रुपए का। कहाँ से आता है ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने आपको बताया था सारा, इसका कंसेप्ट हमने क्लियर किया था कि ओपनिंग स्टॉक कैसे आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो स्टॉक 1/4/16 का हमारा 6,20,000 रुपए डेबिट साइड आ रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ना ईयर एंड पे आके क्लोज कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि शुरू वाला स्टॉक हमारा सेल हो गया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्लोजिंग एंट्री डालते थे ट्रेडिंग काउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग काउंट में जाके मैं ऊपर जाके लिखूंगा ट्रेडिंग में जाके टू ओपनिंग स्टॉक, और डॉट तो इसमें भी कोई नहीं है, तो इसको भी बिंदास बाहर लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक की फिगर है जी 6,20,000, ये लो जी 6,20,000 पे ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड पे आ गया, बहुत बढ़िया। फर्नीचर एंड फिक्सचर, दो डॉट्स हैं इसके ऊपर, ध्यान रखना, एक तो इसमें सेल वाला पॉइंट गलत किया हुआ है और एक इसके अंदर डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारी 2,14,000 रुपीज की है। फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट की आइटम है सर। डेटर्स के नीचे 2-3 लाइंस छोड़ लो, जिस पे एडजस्टमेंट है ना, आराम से 2-3 लाइंस छोड़ के उस पर अगली आइटम लिखो, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इसकी अमाउंट है जी 2,14,000, 2,14,000 फिक्सचर्स, 2,14,000 रुपीज अमाउंट है। तो इसको मैंने अंदर लिख लिया, और इसके ऊपर हमारे दो डॉट्स हैं, तो इसको हम लोग अभी बाद में ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद
अरे ये कौन सा पेज खुल गया, कहाँ गया पेज नंबर, कितना पेज नंबर था बुक का, बुक का पेज नंबर था 62। लो बताओ क्वेश्चन ही गायब हो गया, हद ही होगी। डर गया क्वेश्चन हमसे, हैं हम ठीक से सॉल्व कर रहे थे ना, डर गए। चलो पेज 62 ये रहा जी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को भी मैंने एक जगह जाके लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट पे भी डॉट है, डेबिट बैलेंस है 1,60,000 रुपीज है। ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर एंड फिक्सचर के नीचे 3-4 लाइंस 5 लाइंस छोड़ दो जाए, क्योंकि 2 डॉट्स हैं, आराम से खुला डुल्ला लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट्स को भी एसेट साइड लिखेंगे, और अमाउंट है जी इसकी 1,60,000 रुपीज। ये लो जी 1,60,000 रुपीज मैंने लिख दिया एसेट साइड बैलेंस शीट में। डॉट है तो अंदर लिखेंगे। बिल्डिंग्स, इस पे भी डॉट है 6 लाख रुपए, इसको भी अंदर लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे लाइंस छोड़ देना। बिल्डिंग्स 6 लाख रुपए एसेट साइड जाके लिख दिया हमने अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। मोटर कार, मोटर कार भाई हमारी है 2 लाख की, डॉट इस पे भी है, तो इसको भी अंदर लिख लो 2 लाइन छोड़ के। मोटर कार 2 लाख रुपीज। अगली आइटम है जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, कोई डॉट इस पे है नहीं, 4,30,000 रुपीज। तो लाइबिलिटी साइड आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स बाहर लिख लो इसकी अमाउंट, क्योंकि इस पे कोई डॉट नहीं है, 4,30,000 पे। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, डॉट एस पे 3 लाख। लाइबिलिटी साइड लिखोगे लोन फ्रॉम विश्वनाथ बैलेंस शीट में, लोन फ्रॉम विशु लिख देते हैं, विशु प्यार से 3 लाख रुपए। पर वहां विशु विशु ना करिए जाना, पूरा लिख के आना तुम। हाँ वो कहेगा पता नहीं कौन आ गया विशु। चलो लो इस पे डॉट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अच्छा इस पे तो लगा ही लो, क्योंकि ना क्वेश्चन ने रिजर्व की बात करी थी कि रिजर्व मेंटेन करना है बैड डेट्स पे, तो ये ओल्ड प्रोविजन होती है ना टीवी के अंदर जो आ रही होती है, तो इस पे भी मैं एक बारी डॉट लगा देता हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे भी। देखो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का तो ना आप ये कर सकते हो कि इसका अकाउंट बना लेना, मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है, हम इसका अकाउंट बना लेंगे अलग से। या मैंने आपको उसका ऑल्टरनेटिव बताया था कि आप फॉर्मुला अप्रोच यूज कर सकते हो, जब पी एंड एल में जाके हम लिखते हैं 2 बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। हालांकि मेरे को फॉर्मूला अप्रोच निजी तौर पे पसंद नहीं है, मैंने आपसे बात की थी पूरी कि फॉर्मूला तो रट्टेबाजों का काम होता है, हमने इसको पूरा अकाउंट से समझा था, तो मैं प्रेफर अकाउंट ही करूंगा। आपको जैसे ठीक लगे फॉर्मूला लगाना वो लगा लेना, कोई इशू नहीं है, और अपने आप को ये ना सोचना रट्टेबाज हो, इंजॉय करना, कोई बात नहीं। फॉर्मूले से जहां हमारा काम बनता है, शॉर्टकट से काम होता है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोविजन अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अकाउंट में ट्रीट करूंगा। अगली आइटम आ रही है जी हमारे पास परचेजेस। देखो वैसे तो यहाँ पे ना परचेजेस पे डॉट आ रही है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, परचेजेस को ना मैं हमेशा ही अंदर लिखवाता हूँ, चाहे डॉट आ रही हो चाहे ना आ रही हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चंस में परचेज के साथ में परचेज रिटर्न आ रही होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो परचेज रिटर्न तो माइनस करके शो करनी होती है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो परचेज रिटर्न आ रही होती है वो परचेज में से माइनस नहीं हुई होती। सर आपको कैसे पता माइनस नहीं हुई होती? भाई आपको मैंने एंट्री बताई थी, परचेज डेबिट होती है अलग से, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है अलग से। तो टीवी के अंदर जो परचेज आ रही है और जो टीवी के अंदर जो परचेज रिटर्न आ रही है, ये आपस में एडजस्ट नहीं हुए अभी, इसलिए इसको ईयर एंड पे आके हम माइनस करके शो करते हैं। वरना आप ये बोलते सर टीवी के अंदर आ रही है परचेज रिटर्न, तो ये तो खत्म हो चुकी होगी, मतलब माइनस हो चुकी होगी। द आंसर इज नो, परचेज रिटर्न अभी माइनस नहीं हुई है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही है परचेज, तो परचेज को मैं हमेशा ही अंदर लिखवाता हूँ, वॉट एवर इज द केस। तो यहाँ लिखते हैं हम ट्रेडिंग काउंट के अंदर जाके ईयर एंड पे जाके इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है, ट्रेडिंग टू परचेजेस अंदर की साइड लिखेंगे। अमाउंट है जी परचेजेस की 14 लाख रुपीज। इससे नेक्स्ट आइटम ही आपके पास परचेज रिटर्न आ रही है, तो मैं माइनस करके शो कर देता हूं परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न आ रही है जी 26,000। परचेज रिटर्न 26,000 की आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आगे अगली आइटम है सेल। सेल पे कोई डॉट आ रही हो या ना आ रही हो, सेल को हम लोग अंदर के कॉलम में लिखते हैं क्योंकि जो टीवी के अंदर सेल रिटर्न आ रही होती है वो भी इसमें से माइनस होनी है। सर आपको कैसे पता माइनस होनी है अभी? भाई फिर वही क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बोला था, सेल का अलग अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का अलग से अकाउंट डेबिट होता है, तो जो अकाउंट अलग क्रेडिट हो रहा है, जो अकाउंट अलग डेबिट हो रहा है, ये आपस में भी एडजस्ट नहीं हुए। सही बात है सर, ये तो आपकी, यार ये पेज नंबर फिर हिली जा रहा है, क्या हो गया इसको? वापस आते हैं, सवाल डरा हुआ है हमसे, पता है आपको, बार बार पेज नंबर हिली जा रहा है बुक का, है कमाल है। आज तो इसकी भैया खैर नहीं है क्वेश्चन की। सेल में हम लोग लिखेंगे 23 लाख रुपीज, ये लो 23 लाख अंदर अंदर की तरफ लिख लो, और सेल रिटर्न है हमारी 42,000 रुपीज, ये लो जी 42,000 रुपीज हमने लिख दिया माइनस करके, सेल भी हो गया सेल रिटर्न भी हो गया। सैलरीज, भाई सैलरीज आइटम है पी एंड एल की। अब ट्रेडिंग के लिए तो देखो आपको ना थोड़ा
अंदाजे से जगह छोड़नी पड़ेगी। ट्रेडिंग वैसे मोटा मोटा 1/4 पेज या 1/4 से थोड़ा ज्यादा पेज इतना की चाहिए होता है। ज्यादा आइटम्स तो P&L से रिलेटेड ही होती हैं, बट चलो फिर भी वो तो क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ी निगाह घुमानी पड़ेगी। मैं ट्रेडिंग के लिए थोड़ी जगह छोड़ के P&L के लिए यहाँ से शुरू करता हूँ। सैलरीज, टू सैलरीज, भाई सैलरीज को क्लोज कर दिया ईयर एंड पे आके, और इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, यानी डॉट है नहीं। देखो डॉट्स लगाने का कितना फायदा रहा, वरना हमें हर एक पॉइंट के साथ नीचे जाके बार बार देखना पड़ता कि भाई इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं, इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना। मैं एक बार ना पूरा क्वेश्चन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या गलतियां कर लेते हैं छोटी छोटी। रेंट फॉर गोडाउन, अब रेंट फॉर गोडाउन जो है ना, ये हमारे डॉट है इस पे। तो रेंट फॉर गोडाउन 55,000, ये मैंने अंदर लिख लिया, डॉट लगी हुई है मतलब अंदर लिखना है, एडजस्टमेंट है इस पे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन, देखो अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का ना आप नोटिस करो, 27,000 का इंटरेस्ट टीबी के अंदर आ रहा है, और लोन है 4,30,000 का। ठीक है, ऊपर दे रखा था लोन। अब अगर मैं नीचे जाके इसकी एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम है, और 1/5 को ये लोन लिया था। इसका मतलब 4,30,000 के ऊपर 12% के हिसाब से अगर मैं 11 महीने का ब्याज लगाऊं, तो ये लगभग 47,300 बनता है, जबकि टीबी के अंदर सिर्फ 27,000 का आ रहा है। तो ये तो ना एक बात बताऊं, एक ना आप +1 में इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के नाम से पढ़ते थे कि अगर नीचे कुछ ना भी लिखा हो कि ये तो इम्प्लाइड है यार, कि अगर लोन का रेट 11 कितना परसेंट है, लोन का रेट 12%। कई बार ना क्या होता है, आपको टीबी के अंदर ही लिख के दे देता हो 12% लोन फ्रॉम विश्वनाथन। तो ये आपको खुद सोचना होता है कि अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो भैया इसका इंटरेस्ट भी तो बुक करना पड़ेगा। तो हो सकता है एडजस्टमेंट के अंदर ये आइटम ना भी दी होती, फिर भी आपको कॉमन सेंस पे ये क्वेश्चन करना पड़ता अपने आप कि यार अगर लोन की परसेंटेज साथ में आ गई, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस 4,30,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, और उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन उसने टीबी में दे रखा है, मैंने अभी इंटरेस्ट निकाला 47,300, भाई टीबी में सिर्फ दे रखा है 27,000, तो बाकी कहाँ गया भैया, कोको लेगी क्या, कहाँ चला गया। सोचो सर, बाकी ना पता क्या हुआ होगा, जितना पे हुआ होगा उतना तो उन्होंने डेबिट कर लिया इंटरेस्ट के अंदर, जितना पे ही नहीं हुआ बाकी ना सर आउटस्टैंडिंग होगा। आपने हमें सिखाया था कि जो आउटस्टैंडिंग वाले खर्चे होते हैं ना, वो अकाउंटेंट ना बेचारा इतना उसे पता नहीं होता क्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वगैरह का, तो मिस कर जाता है। ये नॉन कैश आइटम है, तो आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट आ गई यहाँ पे, इम्प्लाइड है ये। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को भी ना मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर लिखना पड़ेगा। ओके सर, ये लो रेंट के नीचे जगह छोड़ दो, और इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000 का टीवी के अंदर जो दे रखा है उसे P&L के अंदर डेबिट साइड लिख लो, उसे P&L में डेबिट साइड लिख लो। आगे रेंट एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस हैं, तो कोई डॉट है नहीं इसके ऊपर, तो इसको भी आप लोग सीधा लिख लो P&L के अंदर, और इसकी अमाउंट बाहर ले जाओ। अमाउंट है जी इसकी 21,000। ये कुछ जीरो है ना, रही जा रही है, बाद में देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, भाई डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट होगी, कैश डिस्काउंट होगी। सर कैसी बात कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट का खाता थोड़ी खुलता है, कैश डिस्काउंट का खाता खुलता है। सही बात, ट्रेड डिस्काउंट तो टीवी के अंदर आ ही नहीं सकती कभी, हमने कभी ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट ही नहीं खोला। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं सर, सोचो ना फिर, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट तो कभी खोला ही नहीं हमने, हम कैश डिस्काउंट का अकाउंट खोलते आए हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डिस्काउंट आ रही है ये पक्का कैश डिस्काउंट है। सही बात है सर, ये तो आपकी बात सही लगी हमें। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स डेबिट बैलेंस है, तो हम टीवी की डेबिट साइड पे जो आइटम आ रही है उसे P&L में लिख देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने आपको ना बहुत विस्तार में ये चीज समझाई थी कि ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट की होती है, और ये जो कैश डिस्काउंट होती है इनडायरेक्ट की होती है। बहुत विस्तार में हमने इसकी बात की थी कि जो डिस्काउंट अलाउड होती है ये गुड्स की कॉस्ट को नहीं इफेक्ट करती है, इसलिए हम इसको P&L में ट्रांसफर करते हैं। 24,000 रुपीज, ये लो जी, यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर लिया। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये भी हमारी कैश डिस्काउंट है, हमने जल्दी पेमेंट कर दी होगी, बदले में हमें क्रेडिटर्स ने पैसे छोड़ दिए, तो इसको मैं P&L में जाके क्रेडिट कर लूंगा। तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट आइटम, सबकी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज सारी सीखी हुई हैं हमने, बहुत बहुत मेहनत की थी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज पे, अगर आपको ध्यान हो। पर पेपर के अंदर तो यही ज्यादा काम आएगा कि आपको ढांचा बना के क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता। ओके, फ्रेट ऑन परचेज डायरेक्ट आइटम है, तो इसे ट्रेडिंग में ले जाओ। टू परचेज के नीचे ना जगह छोड़ लेना, क्योंकि उस पर हमारी और भी एडजस्टमेंट थी, एक डॉट लगी हुई है। टू फ्रेट, जगह कम ना रह जाए मेरी ट्रेडिंग में। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कट कुट करके कर दूंगा कुछ ना कुछ, आप देखना कैसे करना है। सर ऐसे ना करो तो रोंडी है, चलो कोई नहीं। फ्रेट ऑन परचेज 12,000 रुपीज, ये लो जी, ये भी हो गई हमारी फ्रेट टू परचेज। इसके बाद हमारे पास अगली आइटम है जी कैरेज आउटवर्ड।
कैरेज आउटवर्ड पे कोई डॉट नहीं है। सामान खरीदने पे जो खर्चा करते हैं वो डायरेक्ट होता है, सामान बेचने के लिए अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। तो 20,000 रुपीज कैरेज आउटवर्ड है तो पी एंड एल में जाएगा। ये डिस्कशंस तो सारी हमने पहले बहुत ज्यादा की हुई हैं, अब तो सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कार्टेज आउटवर्ड आएगी 20,000 रुपीज पी एंड एल में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िया आप। ड्राइंग्स भाई, बहुत बार लाइव क्लास के अंदर मेरे साथ होता है, बच्चा फ्लो में ड्राइंग्स को भी पी एंड एल में डलवा देता है। याद रख लो, समझ लो, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस भले ही होता है पर ये एक्सपेंस नहीं होता। ड्राइंग्स एक ऐसा अकाउंट है जो हमने अलग से खोल लिया है कैपिटल को कम करने के लिए। वैसे तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम कैपिटल को क्रेडिट 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 करते रहते हैं, लेकिन जब हमने कैपिटल घेरनी होती है हम कैपिटल को सीधा डेबिट ना करके हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है ड्राइंग्स। इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल भी आ रही है और ड्राइंग्स भी आ रही है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में से अभी कटी नहीं होगी। हाँ सर सही कह रहे हो आप, ये क्योंकि कैपिटल का अकाउंट अलग चल रहा है, ड्राइंग्स का अकाउंट अलग चल रहा है, तो टीवी के अंदर वाली ड्राइंग्स अभी कैपिटल में से कटी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात सर। तो ड्राइंग्स का जो हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस सर? 1,20,000। इसको ना मैं बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ सीधा, और बैलेंस शीट में एक आइटम हमेशा मैं अंदर लिखा करूंगा चाहे उस पर कोई एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो, वो है कैपिटल। कैपिटल भी ऐसी आइटम है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो चेंजेस करनी होती हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर नेट प्रॉफिट एड लेस होना होता है इस साल का, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स भी लेस होती है, तो मैं पहले ड्राइंग्स लेस कर देता हूँ। कैपिटल की फिगर तो जब आएगी तब लिखूंगा, ठीक है? अभी तो कैपिटल दिख नहीं रही तो मैं ड्राइंग्स माइनस करके दिखाता हूँ। 1,20,000 जगह छोड़ लेता हूँ कैपिटल लिखने के लिए। 1,20,000 की ड्राइंग्स आ गई, माइनस कर ली। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस कैपिटल में से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, पी एंड एल में ले जाओ, कोई डॉट नहीं है तो बिंदास बाहर लिखो, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। भाई साथ साथ छाप रहे हो कि नहीं छाप रहे हो? सर कहाँ छाप रहे हैं, कभी आप ऊपर कर रहे हो पेज, कभी नीचे कर रहे हो पेज, हम तो बाद में छापेंगे। चलो जैसे आपको ठीक लगे, अभी फिलहाल हम कर लेते हैं, ठीक है? ये भी ठीक है, अगर लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना कोई नहीं, मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगा सारी, फिर छाप लेना। 18,000 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई डॉट नहीं है, 22,000 सीधा बाहर आएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 22,000 रुपीज। अगली आइटम है जी इंश्योरेंस प्रीमियम, डॉट एस पे, तो अंदर लिखूंगा, पी एंड एल के अंदर ही लिखूंगा 55,000। 55,000 अंदर वाले कॉलम में लिख दिया जी, बहुत बढ़िया। बस डॉट वाली सारी आइटम्स होगी, अभी थोड़ी बहुत और रहती हैं लेकिन। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे बाहर जाएंगे। अच्छा ये इंश्योरेंस प्रीमियम के नीचे जगह छोड़ लेना भाई। जनरल एक्सपेंसेस ये भी पी एंड एल की आइटम है, इसको अमाउंट लिख दो जी 30,000 रुपीज। 30,000 बाहर ले आया सीधा। इसके बाद हमारी अगली आइटम है बैड डेट्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जहां भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रोविजन आ जाए ना, क्वेश्चन में जहां भी ओल्ड प्रोविजन आ जाए, आप एक बार सोचिए ये ओल्ड प्रोविजन कौन सी होगी? सर ये ना प्रोविजन वो होती है 30,000 रुपीज सर, जो ना हमने लास्ट ईयर बनाई होगी। बिल्कुल सही। बताओ लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाई होगी वो तो फ्यूचर के लिए बनाई होगी ना? हाँ सर फ्यूचर के लिए बनाई होगी। अब सोचो जो इस साल हमारे बैड डेट्स हो रहे हैं, जो इस साल हमारे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नजर आ रहे हैं, अरे भैया इसी के लिए तो तैयारी की हुई थी हमने लास्ट ईयर। इसलिए जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन आ जाए तो समझ लो बैड डेट्स को भी लेके हमें एडजस्टमेंट आ गई है ऑटोमेटिकली। इस बैड डेट्स को मैं प्रोविजन अकाउंट से आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा। हमने ओल्ड प्रोविजन बना के रखी हुई थी 30,000 की, और बैड डेट हमारे हो गए इस साल हमारे बैड डेट हो गए 20,000 के। इस साल हमारे बैड डेट 20,000 के हो गए हैं, तो इसको भी मैं प्रोविजन अकाउंट में ट्रीट करूंगा। तो बैड डेट्स पे भी मैंने डॉट लगा दी, अभी मैं इसको पी एंड एल में नहीं लेके जा रहा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाह रहे हो तो पी एंड एल में जाके टू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन कर लो, इससे आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मैं अकाउंट से कराऊंगा। ठीक है जी। बैंक चार्जेस, सर बैंक चार्जेस तो सीधा पी एंड एल में जाएंगे। ओके ठीक है जी, ये लो बैंक चार्जेस चले गए पी एंड एल में, सीधा लिख दिया। बस अब तो खत्म होने वाली है आइटम सारी। बैंक चार्जेस हमारी हैं 16,000 रुपए की, ये लो सर बाहर लिख दो सीधा। ओके अगली आइटम है जी मोटर कार के खर्चे, तो मोटर कार के खर्चे भी आप लोग पी एंड एल में ले जाओ 36,000। और लास्ट आइटम जो हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही है वो आ रही है जी हमारी कैपिटल। तो कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में दिखाया था और कैपिटल वेट कर रही थी कि मेरी अमाउंट भरी जाएगी, माइनस ड्राइंग्स तो हमने करके दिखाई दिया था यहाँ से। 16,20,000 की कैपिटल हमने बैलेंस शीट में दिखा दी। इसे मैं बोलता हूँ भाई हमारा ढांचा तैयार हो गया सारा। क्या किया मैंने अभी तक मैं बताता हूँ।
मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन मैंने सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया। सबसे पहले मैंने एडजस्टमेंट्स पढ़ी, सारी सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ के जिस जिस आइटम पे एडजस्टमेंट थी मैंने डॉट लगा दी ऊपर। उसके बाद मैंने क्या करा, चुपचाप अपना सारे ढांचे तैयार कर लिए, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तीनों चीजें इकट्ठी तैयार कर ली। पता है कई बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे गलतियां क्या होती हैं। कई यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ना आइटम ढूंढने लग जाते हैं। अरे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, चलो पहले जाके ट्रेडिंग में लिखो। बेटा एक तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। सबसे पहली बात कि हम लोग वो आइटम्स ढूंढे, पहले पहले ट्रेडिंग तैयार करेंगे, फिर हम P&L के आइटम्स ढूंढेंगे। ये काम मत करना, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास वहां पे कि हम ढूंढते फिरें। दूसरी चीज, इसमें कोई ना कोई चीज स्किप हो जाती है हमसे, कोई ना कोई चीज स्किप हो जाती है। तो हमने क्या करा, हम बिल्कुल लाइन वाइज चलेंगे। बस पढ़ेंगे एक बार हम लोग एडजस्टमेंट्स, पहले डॉट लगाएंगे, लेकिन जब हमने लिखित काम शुरू करना है ना, जब हमने एक बार लिखने का काम शुरू करना है, हम लाइन वाइज चलेंगे। ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम को पढ़ते हुए जिस जिस पे डॉट नहीं होगी उसे बाहर लिखते रहेंगे, जिस जिस पे डॉट होगी उसे अंदर लिखते रहेंगे। यहां तक कर लोगे? जी सर, ढांचा तैयार है। अब सुनना अगली बात, पहली एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, उस एडजस्टमेंट के दो दो ट्रीटमेंट करके आगे चलूंगा। अच्छा, फिर तो सर कोई चीज मिस ही नहीं हो सकती, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। हम लोग बिल्कुल ट्रायल बैलेंस से लाइन वाइज चलो, एक एक आइटम का ट्रीटमेंट करके आगे बढ़ो, कोई मिस होने का चक्कर ही नहीं है। अब इसमें भी बताता हूँ बच्चे कई क्या करते हैं, पहले कहते हैं एडजस्टमेंट का ना एक ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, दूसरा ट्रीटमेंट बाद में कर लूंगा। भाई जो वो गलती होती थी ना छोटे होते, कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग में तो दिखा दिया, बैलेंस शीट में लिखना रह गया और हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। ये इसी चीज का वो था परिणाम, कि भाई हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चन नहीं करते थे। हमें जो आगे आता था हम लिख देते थे। हमें आती थी चीज, फिर हमें आंसर देख के डर वो होता था, दुख होता था कि हाय यार काश ये मैं लिख देता तो मेरा आंसर मैच हो जाता। और इस चैप्टर में तो हमारे साथ +1 में एक और फनी चीज होती थी, कि ना पहले ट्रेडिंग बनाया मान लो, तो ट्रेडिंग का आंसर मैच नहीं हुआ, तो पहले उनका बुक का आंसर देखा, फिर अपना आंसर देखा, फिर देखा अच्छा इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, अच्छा 200 रुपए का फर्क है, फिर क्वेश्चन में दोबारा देखा 200 रुपए की आइटम कौन सी है। तो भाई वहां पे आंसर तो आएगा नहीं, इसलिए हमें पहले शॉट में ही सही आंसर करना है। इसलिए बेटर है कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। ठीक है सर। अब देखो, पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। बिल्डिंग को हमने 5% डेप्रिशिएट करना है, कहीं भी पर एनम नहीं लिखा हुआ साथ में, तो वैसे भी ना हमें डेट्स तो दे भी नहीं रखी, वैसे भी हमें क्वेश्चन ने कि कब कब हमने चीजें खरीदी हैं, तो टाइम एडजस्टमेंट तो हमें करनी नहीं पड़ेगी। वैसे भी रेट पर एनम नहीं है, तो मैं टाइम फैक्टर को इग्नोर करके चलूंगा। ठीक है, तो बिल्डिंग को यूज करा गया है बिजनेस के द्वारा, 5% बिजनेस यूज मतलब बिल्डिंग यूज हुई है। तो हम एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन सोचो पहले ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आती थी। सर आपने हमें ये बताया था कि ये ईयर एंड पे जाके एडजस्ट होती है डेप्रिसिएशन, इसलिए अकाउंटेंट ने इसकी कोई एंट्री नहीं डाली होती। तो इसकी एंट्री सोचो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बुक हो गया, वो जाएगा P&L में, और साथ ही साथ हमारी जो क्या नाम है, हमारी जो बिल्डिंग है उसे हमें माइनस करके शो करना पड़ेगा। और अब हमारे पास P&L में रह जाएगी जगह कम, मुबारक हो, क्योंकि हमने P&L पूरा भर दिया। सर अब क्या करोगे आप? मैं तो भाई लैपटॉप का इस्तेमाल करूंगा, आप देखना क्या करना है। सर क्या करोगे, गलत बात है, हमारे भी सोचो। रुको मैं कट करने दो, मैं बैलेंस शीट को कट करके ना नीचे लेके जाता हूँ। सर ये बड़ी रोंडी है आपकी। अब क्या करूँ यार मैं, मेरे को क्या पता था ऐसे जगह खत्म हो जाएगी। सर फिर हमें कैसे पता लगेगा? बेटा एक्सपीरियंस। सर आपको तो हुआ नहीं अभी तक। मैं क्या करूँ यार, ऐसे मत करो, आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे। ये लो, यहाँ से करो कट। ए, ये लो जी, ये लो। अरे हो जाता है यार, आपने वहां पे पेपर में करना है, मैं यहाँ पे वीडियो में बना रहा हूँ, फर्क तो है ना। सर पेपर में ज्यादा प्रेशर होता है। अच्छा यार तुम तो मुझे ना हरा के रहोगे। ये लो बैलेंस शीट, कट हो जा भाई। अरे यार एक तो चल ये बाद में कट कर लेंगे, कोई नहीं। यहाँ सर ये क्या लवारी सी बैलेंस शीट उठाओगे बिना लाइनों के, ये क्यों नहीं उठ रही भाई, कोई बता सकता है मुझे? सर हम कैसे बताएं आपको, लगे तो रिकॉर्डेड बनाने वो। ये लो। अरे चलो लाइनें रहने दो, हम लाइनें नीचे जाके मार लेंगे। हाँ हाँ लवारिस, ये लो जी, यहाँ मार लो लाइंस जो ऊपर रहेगी, ये लाइंस ऊपर से कट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। सर सीरियसली हमें बताओ, हमें जगह का कैसे पता लगेगा वहाँ पे? यार जगह का देखो ऐसे ही पता लगेगा कि आपको ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। एक एक दो दो क्वेश्चन कर लोगे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब सबकी राइटिंग भी अलग अलग होती है ना, ऐसे कैसे मैं जगह बता दूं कितनी चाहिए? सर ये तो ना बोली डाल रहे हो। थैंक यू। ओहो लाइन सीधी बज नहीं रही आपसे, गाँव जा रखा है ऐसे। ये लो लाइबिलिटीज और एसेट्स। अब ये डेप्रिसिएशन सारी आपको पता है ना P&L में जानी है, तो दो दो ट्रीटमेंट करके चलना, कसम खा लो।
एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट करके आगे बढ़ना, बस फिर गलती कोई नहीं हो सकती। ओके, तो ये लो जी, मैंने ऊपर जाके ना हेडिंग दे दी यहाँ पे 2 डेप्रीसिएशन, क्योंकि इतनी सारी आइटम्स पे डेप्रीसिएशन है, तो ये लो डेप्रीसिएशन लिखा और डेप्रीसिएशन लिख के ऑन लिख दिया। अब इसकी एक एक करके लिखी जाता हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग, सब हेडिंग्स बना ली ना नीचे। बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है। पहले बिल्डिंग देखो है कितने की, सर बिल्डिंग है 6 लाख की, तो 6 लाख के ऊपर 5% निकाल पाओगे सर आप? हाँ निकाल पाऊंगा यार, ये लो 30,000 रुपीज। तो बिल्डिंग के 2 ट्रीटमेंट क्या करके चलूंगा, एक तो बिल्डिंग को मैंने P&L में जाके लिख दिया डेप्रिसिएशन को, और साथ में मैंने बिल्डिंग्स में से जाके डेप्रिसिएशन माइनस कर ली 30,000। अब आप मेरे को बताओ कैसे कोई एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मेरा रह जाएगा, मतलब ही नहीं कुछ रह जाए। सही बात है सर। अगली अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, फर्नीचर एंड फिक्सचर को 10% करना है, पर लेकिन ध्यान रखना, वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹14,000। भाई एक देखो सेल पे हम डॉट लगाना रहेगी हमारी, रॉन्गली क्राइटेड टू सेल अकाउंट, तो सेल पे भी तो एडजस्टमेंट आ गई ना, सेल पे भी एडजस्टमेंट आ गई, डॉट लगानी रहेगी। पर कोई बात नहीं, चलो ये लो डॉट अब लगा दी, और सेल अभी मेरी बाहर तो गई नहीं थी, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, एक ऑफिस टेबल था जिसको हमने 14,000 में ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था, इसको हमने सेल कर दिया, बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्राइटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो एक बात तो पक्की है, अगर हमने इसको सेल्स में क्रेडिट कर रखा है तो सेल्स तो हमारी गलत है, सेल्स को तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो 14,000 रुपीज की जो सेल प्राइस है उसको पहले सेल में से जाके ठीक करो। ये लो जी, सेल सेल हमारी ट्रेडिंग में दिख रही है, वहां सेल में से जाके मैम सेल रिटर्न तो माइनस करी हुई है, इसमें से जाके और माइनस करो सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन सेल, सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड, रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल लिख लो, सेल ऑफ फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल। तो फर्नीचर की जो सेल है वो हमने गलती से सेल में शामिल कर रखी है, हटाओ इसको, 14,000 रुपीज सेल से माइनस कर लो। सर इसका एक ट्रीटमेंट और भी तो होना चाहिए, हमें बचपन में मैडम ने सिखाया था कि ना एडजस्टमेंट में 2 ट्रीटमेंट होते हैं, बिल्कुल सही। देखो एडजस्टिंग एंट्री से सोचो कि एक तो सेल को डेबिट कर लिया मैंने, सेल जो गलत हुई है, दूसरा फर्नीचर को क्रेडिट करोगे ना आप, तो फर्नीचर खत्म भी तो करना पड़ेगा ना, तो फर्नीचर में से ये क्रेडिट नहीं हुआ, तो फर्नीचर की वैल्यू ये रही, फर्नीचर में से आप लोग इसको माइनस करो, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में से हटाना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन तो उसके बाद ही लगेगी ना, पहले जो आपने सेल वगैरह कर दिया फर्नीचर को उसको हटाओगे, उसके बाद ही तो उसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्नीचर आपने परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर, आपने इसको सेम प्राइस पे सेल कर दिया। अब इन बदतमीजों ने ना तो हमें ये बताया ये खरीदा कब था, ना हमें ये बताया ये बेचा कब है। तो देखो वैसे तो ड्यूरिंग द ईयर में ना एक आपने फंडा +1 में सीखा होगा कि जहां ड्यूरिंग द ईयर होता है वहां पे मिड ऑफ द ईयर मान के वो आधा आधा कर लिया करो, लेकिन यहाँ भाई आईसीआई हमारा प्रिय आईसीआई बिल्कुल यहाँ पे इज्जत नहीं करता ड्यूरिंग द ईयर की, ये सब कुछ पहले दिन ही मान के चल रहा है, बल्कि ये तो पता क्या मान रहा है, वन स्टील पर मतलब ये क्या करेगा 14,000 पे हटा के बस जो बाकी वैल्यू रहेगी उस पर पूरे साल की डेप लगा देगा। ठीक है, वैसे ना अजीब सा क्वेश्चन बन गया, एक स्टील ड्यूरिंग द ईयर खरीदा और सेल भी हो गया, तो मतलब सेम डे लेके सेम डे बेच दिया क्या, OLX कर रहे हो क्या कर रहे हो पता नहीं, बट अल्टीमेटली आप इसका ट्रीटमेंट ये देख लेना, हम एक बार ना इसका मैं आंसर आपको दिखाता भी हूँ। अगर आप देखो ना इन्होंने क्या किया हुआ है, आप देखो फर्नीचर पे ये 2,14,000 में से माइनस करके 14,000, 2 लाख पे 10% लगा दिया। बट वैसे अगर आप सोचो लॉजिकली तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप सोचो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एक टेबल परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर और सेल कर दिया फॉर द सेम प्राइस, मतलब कि फिर सेल कब करा, अगर ये पहले अगर आप इस पे डेप नहीं लगा रहे, मेरी भावना समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसी साल तो परचेज किया है और इसी साल आपने सेल कर दिया और आप डेप लगा नहीं रहे ना परचेज पे ना सेल पे, मतलब फिर तो ये मतलब हुआ कि उसी दिन सब कुछ हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम कोई क्वेश्चन की कमियां निकालने नहीं बैठे, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली ये 14,000 पे आपने क्रेडिट भी कर देना है, मतलब फर्नीचर में से माइनस भी कर देना है, और साथ में अपनी डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देनी है। तो एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस पे। अब ये माइनस तो कर ही दी, डेप्रिसिएशन के 2 ट्रीटमेंट करके चलना। सेल के 2 ट्रीटमेंट क्या क्या हुए, एक तो ऊपर मैंने सेल में से हटा लिया उसको, सेल ट्रेडिंग में से, और एक मैंने इसको फर्नीचर में से हटा लिया, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू तो कम होगी ना जब फर्नीचर बिकेगा, इसकी बुक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखना, जो सेल प्राइस है वही बुक वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कि जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, पता नहीं खरीदा क्यों था, आई डोंट नो, मुझसे मत पूछो ये, ठीक है, बेच दिया बस सेम सेम प्राइस पे। तो अब देखते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे फर्नीचर पे, पहले बिल्डिंग पे लगी फिर फर्नीचर पे लगी, तो फर्नीचर की कैलकुलेशन चाहे यहीं पे दिखा दो ऐसी, वैसे तो वर्किंग नोट दिखा सकते हो, मैंने आपको बताया था कि वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर्स, वो उसकी बात भी हम कर लेते हैं। 2,14,000 रुपए की हमारा फर्नीचर था, इसमें से 14,000 का सेल हो गया और बाकी पे हमने लगा देना है 10%।
बाकी नहीं, बाकी पे लगा देना है हमने 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 10%, जी हाँ 10%। तो ये आ गया जी 20,000 रुपीज़। 2 ट्रीटमेंट करके चलना। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन ये लगा दीजिए, यहाँ पे जाके फर्नीचर में से बैलेंस शीट में से माइनस कर ली डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपीज़। यहाँ तक तो नहीं, 2 लाख नहीं, खत्म ही नहीं हो जाएगा तुम्हारा ये, हाँ नहीं सर 20,000 ओके 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 ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डेप्रिसिएशन हमारी किस पे है भाई? अगली डेप्रिसिएशन हमारी है ऑफिस इक्विपमेंट। 15% से डेप्रिशिएट करना है हमें। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा आ रहा है, कितने का आ रहा है देखते हैं। सर ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है 1,60,000 का। तो माइनस कर दो इसकी डेप्रिसिएशन और इसको पी एंड एल में भी डाल लो। तो पी एंड एल में जाके लिखता हूँ पहले तो डेप्रिसिएशन ऑन, दो तो डल गई बिल्डिंग और फर्नीचर, अब डालता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट। 15% से आपने इसको डेप्रिशिएट करना है, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15%, ये आ गया जी 24,000 पे। कितना? 24,000। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 24,000 पे। ये लो जी 24,000 रुपीज हमारा ये हो गया। और उसके बाद परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो भाई पहले तो परचेज को ठीक करो, फिर टाइपराइटर को रिकॉर्ड करो। अब टाइपराइटर की डेप्रिसिएशन की बात नहीं करी हुई कोई भी। टाइपराइटर को अगर तो आप देखो ऑफिस इक्विपमेंट लोगे तो फिर तो ऑफिस इक्विपमेंट वाला रेट लग जाएगा। और यहाँ पे ना टाइपराइटर की डेट पता है हमें, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है यहाँ भी। तो भी देख लेते हैं, पहले मैं टाइपराइटर को ठीक करूँ। ये देखिए पहले टाइपराइटर को जाके मैं एक तो परचेज में से ठीक करूँ, क्योंकि परचेज में थोड़ी ना आएगा टाइपराइटर, परचेज में तो गुड्स आते हैं, टाइपराइटर तो हमारा फिक्स एसेट है। तो यहाँ लिखो परचेज ऑफ टाइपराइटर, माइनस कर दो परचेज ऑफ टाइपराइटर, परचेज में से माइनस कर दो, जगह रखी हुई थी हमने। इसकी अमाउंट है जी 40,000 रुपीज, तो परचेज में से माइनस होगी। और साथ में दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? सर टाइपराइटर को डेबिट करो ना सर, तो बैलेंस शीट में जाके टाइपराइटर लिख दो मोटर कार के नीचे टाइपराइटर। अब एक चीज चेक करते हैं इनके आंसर में, टाइपराइटर को अगर आप देखो, इन्होंने यहाँ पे टाइपराइटर की डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं करी हुई है। डेप्रिसिएशन में सिर्फ बिल्डिंग डेप्रिशिएट करा हुआ है, मोटर कार करा हुआ है, फर्नीचर एंड फिटिंग करा हुआ है, और ये करा हुआ है। वैसे ये करना चाहिए ना, ऑफिस इक्विपमेंट में ही करा हुआ है, सही है, ऑफिस इक्विपमेंट का ही पार्ट बना लो। हम इसके ऊपर 15% वाली डेप्रिसिएशन ही लगा देंगे। मतलब इस भी ड्यूरिंग द ईयर वाले में क्या मान के चल रहा है हमारा आईसीआई, इस वाले ड्यूरिंग द ईयर में भी ये मान के चल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही खरीद लिया टाइपराइटर। इसका नोट लिखवा दूंगा कि भाई सारी सेल परचेज आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मान लेना, अगर डेट आपके पास ना हो, अगर डेट आपके पास ना हो। तो डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, ये लो जी टाइपराइटर के ऊपर भी साथ में डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वाली लगा दो, 40,000 के ऊपर 15%, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा 6,000 पे। आप एक चीज और भी कर सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट में ही ना आप टाइपराइटर ऐड कर दो, ये भी कर सकते हो आप। या टाइपराइटर को अलग से दिखाना अलग से दिखा दो, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे बेटर तो यही रहेगा ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर ही ऐड करके दिखा दो, क्योंकि फिर ये इक्विपमेंट्स का ही पार्ट बन जाएगा ना। तो मैं टाइपराइटर को यहीं ऐड करके इसको भी डेप्रिशिएट कर देता हूँ। टाइपराइटर को यहाँ ऐड किया 60,000 रुपीज, नहीं 40,000 रुपीज सॉरी, और इसमें से भी डेप्रिशिएशन माइनस कर दी। आप ये भी कर सकते थे, पहले पहले टाइपराइटर ऐड कर लो, उसके बाद दोनों की इकट्ठी डेप्रिशिएशन लगा दो, जैसे मर्जी जैसे आपको ठीक लगे, उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। 6,000 पे ये आ गई जी, डेप्रिशिएशन 15% चल रही है इसकी। तो दोनों ट्रीटमेंट हो गए, टाइपराइटर के पहले माइनस करके दिखाने वाला ट्रीटमेंट भी हो गया, और साथ में टाइपराइटर की डेप्रिसिएशन पी एंड एल में डल के यहाँ से माइनस भी होगी। ठीक है सर, यहाँ तक तो सब कुशल मंगल है, आगे बढ़िए आप। इसके बाद हमारा मोटर कार को भी डेप्रिशिएट करना है सर 20%, तो इसके भी दो ट्रीटमेंट होंगे। मोटर कार को जाके एक तो लिखो आप डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, यहाँ जाके लिखो आप पी एंड एल के अंदर, और मोटर कार की अमाउंट है जी हमारी 2 लाख रुपए, और 2 लाख को आपने डेप्रिशिएट करना है 20%। तो इतना कुछ दे दिया क्वेश्चन ने, एक तो 40,000 रुपीज, तो 2 लाख का 20% 40,000, और साथ में आप माइनस करिए डेप्रिसिएशन, साथ में रेट मेंशन करना है, रेट मेंशन कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है, जिसके हमने दो दो ट्रीटमेंट कर लिए, सबके दो ट्रीटमेंट कर लिए, तो कोई चीज स्किप होने का मतलब ही नहीं है। साथ में ये वाले भी पॉइंट ठीक कर लिए कि सेल में डला हुआ था, परचेज में डला हुआ था, बल्कि उनको ठीक करके उनको डेप्रिशिएट भी कर लिया, ये भी ध्यान रखना। कई बार हम सेल परचेज तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसको डेप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो सबसे हल्की एडजस्टमेंट थी। एक तो से ट्रेडिंग में बाय साइड पे 4,40,000, बहुत विस्तार में बात हुई थी भैया क्लोजिंग स्टॉक की, तो 3 लेक्चर लगाए थे हमने क्लोजिंग स्टॉक पे, अगर आपको याद हो।
केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर विदाउट एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर विद एडजस्टेड परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ सर, बड़ी खतरनाक सी एंट्रीज करवाई थी आपने। खतरनाक कुछ नहीं था, सब इजी सी था। ओके, ये लो जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गई, सॉरी ट्रेडिंग के अंदर आ गई 4,40,000 पे। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या था सर? सर दूसरा ट्रीटमेंट था क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि इसकी एडजस्टिंग एंट्री होती थी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में एक तो आ गया और साथ में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आ गया 4,40,000 एसेट साइड। दो ट्रीटमेंट इसके भी हो गए। बिल्कुल बढ़िया सर। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। भाई इसने रेंट गायब कर दिया, 2 महीने का रेंट कहता खुद ढूंढो। मैंने कहा मैं कहां से ढूंढूं? भाई रेंट देखो ना कितना है, 55,000 पे। कितना आ रहा है? 55, यानी कि 55,000। 55,000 रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है। एक बात सोचो आप, भाई साल में कितने महीने होते हैं? सर साल में कितने महीने होते हैं? सर 12 होते हैं शायद। बिल्कुल ठीक। 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, टोटल होते हैं 12 महीने। इसका मतलब 10 महीने का रेंट ऊपर डेबिट हुआ हुआ है, यानी 55,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर लूं, सर ये भी कैलकुलेटर पे करोगे? चलो कर लिया, 5500। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं 2 से, तो 2 महीने का रेंट आ जाएगा, यानी कि 11,000 रुपए का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। 55,000 10 मंथ्स का है, तो एक महीने का आ गया 5500। तो 2 महीने का जो आउटस्टैंडिंग है वो आ गया 11,000। तो मैं रेंट आउटस्टैंडिंग के लिए दो ट्रीटमेंट क्या करूंगा सर? एक तो ना जो P&L में आपने रेंट लिखा हुआ है, ये रेंट फॉर गोडाउन लिखा हुआ है, ये रहा, इसके अंदर जाके एक तो प्लस कर लो। मैं इसको पर्पल से कर देता हूँ, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट को अभी आपने कैलकुलेट किया, इसका भी ना वैसे हम लोग वर्किंग दिखा देंगे, एडजस्टमेंट्स की तो वर्किंग दिखा दिया करेंगे। ये आएगी 11,000 रुपीज, 11,000 रुपीज। और आउटस्टैंडिंग रेंट को हम साथ ही साथ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी लेके जाएंगे। सर ये होती है लाइबिलिटी, ओके सॉरी। ये लो जी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 रुपीज। ये भी हो गया जी, एक और एडजस्टमेंट होगी हमारी, दोनों ट्रीटमेंट हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट था 12% वाला, ये लोन लिया था 1 मई को, यानी कि अप्रैल का महीना छोड़ दो, बाकी 11 महीने इसका ब्याज पड़ना था। तो हमने निकाली थी ये फिगर, कितनी आई थी? हमारा लोन था 4,30,000 का। ये वर्किंग बनाएंगे हम सारी, 4,30,000 के ऊपर 12% के हिसाब से इंटू 11/12, इंटू 11/12, ये आता है जी 47,300। 47,300 में से हमारा इंटरेस्ट बुक कितना हुआ है? 27,000, ठीक है, यानी 20,300। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, हमने कहाँ लिखा है? ये रहा। इसमें जाके ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैंने अभी निकाला है 20,300 का, क्योंकि टोटल है 47,300 का इंटरेस्ट, लेकिन ऑलरेडी डला हुआ है P&L के अंदर 27,000, यानी उन्होंने 27,000 रिकॉर्ड कर रखा है, बाकी अभी रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो हमने रिकॉर्ड भी कर लेना है। तो 20,300। और एक बात ना और ध्यान रखना भाई, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, इसका ना आप अलग अकाउंट ना दिखाना बैलेंस शीट में, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ना लोन में ही जाके ऐड हो जाता है। सर ऐसा क्यों? देखो ये ना बड़ा अच्छा पॉइंट है वैसे। होता क्या है, लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो हम लोग लोन में ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला हमें इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, हम इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएंगे। ये ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार। एक ना +1 का हमारा बच्चा था, मैं लाइव क्लास में जब पढ़ा रहा था फेस टू फेस, मतलब +1 के बच्चे ने ना जर्नल को इतना अच्छा समझ लिया। जब मैंने क्लास में एंट्री डलवाई ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, उस बच्चे ने सामने से, पता मुझे क्या पूछा? कहता सर इससे तो कंपाउंडिंग हो जाएगी। मैं उसको देख रहा बच्चे को, मैंने कहा यार क्या सोच गया कंपाउंडिंग? और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार जर्नल से बच्चा क्या सोच रहा है कि इंटरेस्ट ऑन, अभी उसको जर्नल करवाया था, लेजर भी नहीं हुआ था अभी। सोचो +1 का बच्चा क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने एंट्री डाली इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। कहता सर इससे तो कंपाउंडिंग हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन का मतलब क्या है? आपने लोन में ही क्रेडिट कर लिया ब्याज, यानी लोन की फिगर बढ़ा ली। लोन की फिगर बढ़ाने का मतलब क्या है? इस इंटरेस्ट की अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, और वो लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला हमें वो लोन इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेगा, हम इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सर अगर वो पे कर दे इंटरेस्ट, फिर क्या करोगे? भाई फिर लोन डेबिट कर लेंगे, लोन टू बैंक एंट्री हो जाएगी, यानी लोन कम हो जाएगा, फिर सिर्फ प्रिंसिपल की अमाउंट पे ही हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाँ सर ये बात सही लगी हमें। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग, जो आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, एक बात और बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा टीवी में आ रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे हो चुका, जो पे हो चुका उसे नहीं लोन में जाके जोड़ना।
सिर्फ वो वाला इंटरेस्ट जोड़ना है जो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो लोन का पार्ट बन जाएगा। ये सही है सर, हम तो अलग से दिखाने का सोच रहे थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नहीं नहीं, आप इसी में जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, लोन में ही जोड़ दो, बढ़िया पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जी इसकी कितनी, क्या निकाली थी अभी हमने, 20,300 शायद, 2,300, जी हाँ। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, आई होप आपको क्लियर है कि मैं इसमें क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह के जब बच्चे सामने से, और वो बच्चा ना मेरे को ध्यान है, वो बच्चे का क्लैट के एग्जाम में पंजाब में रैंक 1 था, मतलब, और ही वेंट टू नेशनल लॉ स्कूल्स बैंगलोर में उसने एडमिशन ली। तो अच्छा लगता है बड़ा, मतलब ना कि जब हम इस तरह से सोचते हैं, हमें थॉट्स अपने ठीक करने, हमें हमें सोचना, अपनी सोच बढ़ानी है कि हम लोग पढ़ते ही सोच पाएंगे क्या होगा इससे आगे, तो मजा है। सही बात है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग आ गया 20,300। चलो, अब ये हमारा 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब आ गया जी हमारा रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये मेंटेन करना है हमने 5% ऑफ डेटर्स। तो इसका तो देखो वही बनेगा, हमारा अकाउंट बना लेते हैं हम इसका। तो ना हम एक काम करते हैं साथ में, ये बैलेंस शीट के नीचे ना वर्किंग नोट्स बनाने शुरू करते हैं। और वैसे भी आपको पता है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। इस बार तो आईसीआई, इस बार क्या, हर बार हमें आईसीआई लिख के देता है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर्स। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट पता है किसका बनाते हैं, देखो वैसे सॉल्यूशन सारा मुझे पता है बुक में इसका दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी, तो इसलिए हम प्रैक्टिस की वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट ना, जो डेप्रीसिएशन है, हम लोग डेप्रीसिएशन की वर्किंग दिखा सकते हैं। वैसे तो ऊपर हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, इसका वर्किंग तो बना लेना आप लोग, पर्टिकुलर्स और रुपीज लिख के ना, बस एक एक करके वो सारी लिखनी है। सबसे पहले चलो मैं लिख ही देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। सबसे पहले डेप्रीसिएशन किस पे दी हमारी, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख दिया। देखो वर्किंग दिखा देना यार, सही रहेगा। बिल्डिंग के ऊपर तो सीधा 5% ऐसे लिख दो, @5%। ठीक है, कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर पे कर लेना। फर्नीचर की ना दिखा देना कि पहले हमने माइनस करी है फिगर, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगाई है। तो 2,14,000 में से 14,000 हमने माइनस करके हमने इस पर 10% लगाई थी, तो 20,000 ये आ गई। और बिल्डिंग के ऊपर 5% लगाई थी हमने, 1 सेकेंड, बिल्डिंग पे 5% हमने जो निकाली थी वो निकाली थी, कहाँ गई बिल्डिंग हमारी, ये रही, 30,000। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, उसके बाद हमने लगाई थी फर्नीचर के बाद ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में भी एक फिगर चेंज हुई थी, टाइपराइटर जोड़ा था हमने। तो ऑफिस इक्विपमेंट वैसे तो था हमारा 1,60,000 का, इसमें 40,000 जोड़ा था, 1,60,000 प्लस 40,000 इंटू ऑफिस इक्विपमेंट पे लगी थी हमारी 15%। आप लोग ये भी कर सकते थे पहले वर्किंग ही बना लेते, वो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारा मोटर कार, देख लेना कोई चीज़ अगर स्किप होगी हो वो कर लेना आप, ठीक। वैसे तो डेप्रिसिएशन सारी ऊपर निकाल ही चुके हैं हम, वर्किंग तो आप तैयार कर ही सकते हो। मोटर कार पे 2 लाख के ऊपर 20%, मोटर कार के ऊपर 2 लाख के ऊपर 20%, ये आ गया जी 40,000 रुपीज़, 40,000 बस ये कर लेना आप, हैं शाबाश। ये हम आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन के बाद, सर आप देखो किसका बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 2 आप बना लो, इंटरेस्ट ऑन लोन का बना लो, डेप्रिसिएशन का तो हो गया ना सारा, या गोडाउन रेंट का बना लो, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट। और एक चीज ना और करनी है, रेफरेंस जरूर देनी है भाई। रेफरेंस मतलब जहां आपने P&L में डेप्रिसिएशन निकाली है ना, वहां पे जाके भी लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, रेफर जरूर करो कि ये फिगर्स कहां से आई हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 से आई हैं, ठीक है। रेंट के ऊपर लिख देंगे गोडाउन रेंट, जहां आउटस्टैंडिंग हमने निकाला है वहां पे वर्किंग नोट 2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं गोडाउन रेंट फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। ये शोन इन ट्रायल बैलेंस 10 मंथ्स का है, ये पता तो लगे ना हमें कि कैसे आया। शोन इन ट्रायल बैलेंस 10 मंथ्स का है। गोडाउन रेंट फॉर 10 मंथ्स 55,000 था, गोडाउन रेंट फॉर 10 मंथ्स 55,000 था। तो रेंट पर मंथ कितना आ गया, रेंट पर मंथ कितना आ गया सर, रेंट पर मंथ आ गया 5,500। तो रेंट फॉर 2 मंथ्स कितना आ गया, रेंट फॉर 2 मंथ्स आ गया 11,000। 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 मंथ्स, 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 मंथ्स, बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये तो ऊपर हम लिख भी चुके हैं। तो 11,000 रुपीज हम लोग जहाँ पे लिख चुके हैं, वहां पे आप वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस दे दो।
ऊपर दे दो पी एंड एल के अंदर ही, बैलेंस बार बार बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस वहां लिख दो क्या नाम है पी एंड एल में जहां ऐड करी थी फिगर, वहां वर्किंग नोट नंबर 2 मेंशन कर दो। ठीक है सर। अब तीसरा नोट आप बना लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, उसका भी तो बना लेते हैं। सर इतने वर्किंग, इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो यार पेपर में अगर आपको लग रहा हुआ कि वर्किंग बनाने का नहीं टाइम मिल रहा तो मेन आंसर तो कर ही देना। वर्किंग तो ये है कि चलो अपनी इच्छा है, अगर होता हुआ तो कर लो, वरना मतलब इच्छा मतलब ये नहीं कि आप सोचो छोड़ आएंगे, मतलब कोशिश तो यही करनी है, लेकिन लास्ट कोशिश यही करनी है कि बना लो। लेकिन अगर लास्ट रिजॉर्ट है कि नहीं बन रहा तो ठीक है, फिर वर्किंग के बिना मेन आंसर तो करो ना। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कैसे निकालोगे? ऐसे इसका भी एक स्टेटमेंट बना लो, पर्टिकुलर्स और रुपीस का, सारी स्टेटमेंट्स बना के आनी है जितनी हो सके। तो देखो पहले मैं लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बताइए ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होगा? सर देखो ऐसा है 4,30,000 का लोन था, इसके ऊपर हमने 12% के हिसाब से पूरे साल का हमें लगाना चाहिए था, तो वापस मैं एक बार चेक कर लूँ, वही फिगर है ना? नहीं ये तो गलत हो गया, 11% था शायद, एक सेकेंड, हाँ 11% था, मैं चेक कर लूँ। 4 लाख, अरे मैंने 11% से कर दिया क्या? एक सेकेंड रुको, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी। 4,30,000 का लोन था ना? 4,30,000 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय 12%, ये आ गया जी। अच्छा हमने 11 मंथ्स का निकाला था ना, तो ठीक है, वो बाई चांस 11% से भी सेम आंसर आ रहा था वो, क्योंकि 11 पर मंथ है ना, 1 मंथ। अच्छा ठीक है चलो, फर्स्ट मई को लिया था ना हमने, इसलिए 47,300 सही किया हुआ हमने। तो हमने 11 मंथ्स का ड्यूरिंग द ईयर इंटू 11/12 करो भाई, मैंने पूरे साल का लगा दिया ना, 11/12। क्लोल देखो क्या होगी, तो मैंने 11% निकाला, मैं 11% भी सेम ही आंसर आ गया ना 47,300, तो मैं क्या शायद मैंने 47,300 कहीं 11% से ना निकाल दिया हो। बट ठीक है, आप समझे नहीं समझे, मैं समझ गया क्या हो गया था, छोड़ो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 47,300 लेस, लेस इसमें से क्या लेस कर दोगे? ऑलरेडी डेबिटेड इन पी एंड एल, नहीं ऑलरेडी डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कितना रिकॉर्डेड है ऑलरेडी? सर ये रिकॉर्डेड था 27,000 का रिकॉर्डेड था, इंटरेस्ट ऑन लोन था 27,000, बिल्कुल सही। तो 27,000 लेस करके हमारी जो बाकी की आउटस्टैंडिंग की जो फिगर रहेगी, आउटस्टैंडिंग की जो फिगर रहेगी वो रहेगी 20,000। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया। तो इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी आप लोग दिखा देंगे हमारे ऊपर, वहां पे दिखा देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, ये लो जी वर्किंग नोट 3, ये मेंशन कर दिया वर्किंग नोट नंबर 3, ये भी बात बन गई। अब हम लोग जिसका वर्किंग नोट बनाना था, जिसकी वजह से 3 वर्किंग नोट बनाने पड़े हमें पहले, सर हम ना लिख नहीं पा रहे इतनी जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं तुम्हें दिखा दूंगा मैं स्क्रीन, आप आगे चलो, पहले मैं पूरा कर दूं क्वेश्चन। अब फ्लो में पहले पूरा कर लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके लिए तो पहले 3 वर्किंग बनाए हमने पूरे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब ये इसकी तो चर्चा बहुत डिटेल में की थी हमने, अगर आपको याद हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पता नहीं कितने ही केस करे थे इसके तो हमने, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, बहुत कुछ किया था भाई, बहुत कुछ किया था। अगर आपको नहीं याद तो पहले रिवाइज करना कॉपी में से जहां मैंने इसके केस करवाए थे। यार ये जो ओल्ड प्रोविजन होती थी ना, इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ करता था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाऊंगा मैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आओ देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था हमारा। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन था 30,000 का, यानी ये वो प्रोविजन है जिसकी मैंने लास्ट ईयर तैयारी कर रखी है करंट ईयर के बैड डेट्स के लिए, करंट ईयर के बैड डेट्स के लिए, बनाई पिछले साल थी पर है करंट ईयर के बैड डेट्स के लिए। तो करंट ईयर के जो बैड डेट्स आ रहे हैं ना डेबिट साइड पे 20,000 रुपीज, पहले मुझे ये करंट ईयर के बैड डेट्स को मुझे मैंने पी एंड एल में नहीं लेके जा सकता। सर क्यों? क्योंकि ये जो बैड डेट्स इस साल हुए हैं इसके लिए पहले से मैं तैयारी करके चला था, और जब लास्ट ईयर मैंने इसकी तैयारी करी होगी ना, तो मैंने पी एंड एल से चार्ज करके प्रोविजन क्रिएट कर ली होगी। अच्छा, मतलब लास्ट ईयर जब आपने प्रोविजन बनाई होगी तब पी एंड एल में खर्चा डल गया होगा, लॉस डल गया होगा, तो आज बैड डेट्स को दोबारा थोड़ी ना मैं लॉस में चार्ज कर सकता हूँ, वरना डबल बुकिंग हो जाएगी लॉस की। हाँ सही बात है सर। तो क्या करोगे सर, ये बैड डेट्स के डेबिट बैलेंस को मैं खत्म करूंगा प्रोविजन के साथ। तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है उसे डेबिट करके मैं बैड डेट्स को यहां पे खत्म करूंगा, प्रोविजन टू बैड डेट्स। और 30,000 के अगेंस्ट मेरे 20,000 के बैड डेट्स हो गए, 30,000 के अगेंस्ट मेरे 20,000 के बैड डेट्स हो गए। ठीक है, अब सुनिएगा
क्वेश्चन ने हमें ये बता रखा है कि भाई जो हमारा ये रिजर्व है, रिजर्व यहाँ पे प्रोविजन को ही बोल रहा है, वैसे प्रोविजन और रिजर्व में अंतर होता है, पर यहाँ पे इसने रिजर्व वर्ड यूज कर दिया, बट इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ प्रोविजन ओनली, बट प्रैक्टिकली और टेक्निकली प्रोविजन और रिजर्व में फर्क होता है। पर ये वाले क्वेश्चन में रिजर्व को और प्रोविजन को इंटरचेंजेबली यूज किया हुआ है, बल्कि मैंने ना आपको प्रोविजन और रिजर्व में सिमिलैरिटीज भी बताई थी, डिफरेंस मैंने बाद में बताया था, पहले सिमिलैरिटीज बताई थी प्रोविजन और रिजर्व में, उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था। एनीवेज, रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। सर ये क्या दे रखा है? ये जो 5% दे रखा है ना, ये न्यू प्रोविजन है। अब ना एक बात मेरी ध्यान से सुनना, पहले डेटर्स में ना ये चीज का ध्यान रखना कि जो टीबी के अंदर डेटर्स आ रहे हैं, कहीं उनमें कोई झोल झाल तो नहीं है। देखो डेटर्स पे वैसे तो डॉट लगाई थी मैंने, पर वो रिजर्व्स की वजह से लगाई थी। आप क्वेश्चन को 2 बार स्कैन करो, कहीं कहीं कोई डेटर्स के अंदर एडजस्टमेंट तो नहीं होने वाली, क्योंकि अगर डेटर्स की फिगर गलत होगी तो हमारी प्रोविजन भी गलत हो जाएगी। अब देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं ना, उसको डेटर्स में से माइनस कर लेते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि जो बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं उनकी एंट्री हो चुकी होगी। और बताइए मैंने आपको क्या बताया था कि ढिलों ने काला कोट ऐ ही नहीं पाया, है ना? तो यहाँ पे क्या था, बैड डेट्स टीवी च ऐ ही नहीं आया, एंट्री हुई है ता आया है। बताओ क्या एंट्री हुई होगी? सर एंट्री हुई होगी बैड डेट्स टू डेटर्स। तो अगर एंट्री हुई थी बैड डेट्स टू डेटर्स, तो टीबी के अंदर जो डेटर्स आ रहे हैं वो डेटर तो ऑलरेडी कम हो चुके, वो डेटर तो ऑलरेडी कम हो चुके, तो अब हम बैड डेट्स इसमें से माइनस नहीं करेंगे। सर कोई और चीज देख लो माइनस होनी हो डेटर्स में से। देखो जो ये टाइपराइटर वाली गलती थी ना, उसमें उसने सिर्फ ये कहा था कि सेल में डाल लिया, लेकिन उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि डेटर्स गलत है या कुछ है। तो टाइपराइटर वाली गलती तो कुछ डेटर्स को तंग नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो और पॉइंट हैं, देखो इसमें ना वैसे एक चीज मैं और बताता हूँ। अगर आप ये सोचो कि जो हमने जिसको फर्नीचर सेल करा है वैसे तो कैश में ही सेल करा होगा, तो छोड़ दो, डेटर्स के साथ ना ही सोचो उसको। बस और कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही है जो हमारे डेटर्स को तंग करे। तो पर लेकिन एक चीज है ना, जो हमने अभी यहाँ पे 2 लाख के डेटर थे, हम यहाँ पे ना टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, यहाँ जाके टू बैलेंस कैरी डाउन, प्रोविजन का टू बैलेंस कैरी डाउन होगा। हमारे ट्रायल बैलेंस वाले जो डेटर थे उतने ही रहेंगे, 2 लाख। ट्रायल बैलेंस में 2 लाख है ना, ये डेटर्स नहीं, 2 लाख नहीं है, 8,60,000 है। सर 2 लाख कहाँ से आया था आपके दिमाग में? पता नहीं। 8,60,000 के जो डेटर्स हैं, ये हमारे इन डेटर्स के ऊपर हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5%, 5% मेंटेन करेंगे। तो 8,60,000 का 5%, ये आ गया जी 43,000। ये न्यू प्रोविजन होती थी, जो ये बैलेंस कैरी डाउन होता था ये न्यू प्रोविजन होती थी। भाई जरा ना इस अकाउंट को पढ़ के देखो, ये अकाउंट आपको क्या बोल रहा है। मैं 30,000 की तैयारी करके आया था, लेकिन उसके अगेंस्ट 20,000 के तो मेरे डेट बैड हो गए, तो मेरी प्रोविजन सिर्फ 10,000 की रहेगी। लेकिन 43,000 की मेरे को प्रोविजन एंड में चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस मुझे इतना चाहिए। इसका मतलब मुझे और प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे और प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल। तो ये बैलेंसिंग फिगर देखो ऑटोमेटिकली आपकी बाय पी एंड एल अकाउंट इस साइड आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये हमारा हो गया 63। तो 33,000 रुपीज की आपको प्रोविजन और चार्ज करके चलनी पड़ेगी, 33,000 की प्रोविजन हमें और चार्ज करके चलनी पड़ेगी। तो ये हमारी जो फिगर है ये हमारी पी एंड एल में नजर आएगी टू साइड पे, क्योंकि प्रोविजन हमने और क्रिएट करी है। तो इसकी एंट्री होती थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पी एंड एल में जाके मैं लिखूंगा, ये रहा मेरा पी एंड एल। यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी लाइन और मार लेता हूँ पी एंड एल की, इसे लंबा खींच लेते हैं, और ये लो जी, ये लो जी। तो पी एंड एल में जाके लिखा मैंने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका भी वर्किंग नोट मेंशन कर दो, वर्किंग नोट नंबर 4 है आई थिंक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लो जी वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट तो जरूर दिखाने हैं भाई पेपर में। ये अमाउंट हमारी आई है अभी 33,000। डेबिट साइड आ गई, डेबिट साइड इसलिए आ गई क्योंकि हमें प्रोविजन और क्रिएट करनी पड़ी है, क्योंकि जितनी हमने पहले तैयारी करी हुई थी वो तैयारी हमारी कम रहेगी हमारे लॉसेस के अगेंस्ट। लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तैयारी कम थी, तो हमें और तैयारी करनी पड़ेगी, हमें और प्रोविजन बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये था नोट नंबर 4। बस अब तो खत्म होने वाला है क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट हमारा है रिजर्व के बाद, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फॉर 1/4/16 से लेके 30/4/17। बताओ जाते जाते प्रीपेड भी डाल दी बदतमीज ने, मतलब चैन नहीं आया इसको इतना कुछ डालने के बाद। तो एक काम करते हैं,
देखो जो प्रोपराइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो तो पक्का पक्का ड्राइंग्स है, तो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम में डाल रखा है, तो इसकी भी पहले तो मरम्मत करो। इंश्योरेंस प्रीमियम में जाके तो पहले माइनस करो प्रोपराइटर वाली। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ है हमारा, ये रहा, माइनस पेड फॉर प्रोपराइटर, जो प्रोपराइटर के लिए पे करी है उसको तो लेस कर लो, 40,000 तो लेस करो भाई, 40,000 तो लेस करो, ये पर्सनल है, ड्राइंग्स में जाएगी। सर फिर इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे भाई, ये ड्राइंग्स में भी ठीक करो जाके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, फिर ये जो कैपिटल जो हमने डाली थी यहाँ पे इसी में से लेस करो जाके, ड्राइंग्स के साथ ही माइनस हो जाएगी ये भी। प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर्स लाइफ इंश्योरेंस, ये भी कैपिटल से लेस होगी, ड्राइंग्स वाला ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर्स लाइफ इंश्योरेंस 40,000। अब क्वेश्चन बाकी कह रहा था कि बाकी ना हमारी 1/4/16 से लेके अगले साल तक जारी थी, तो मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपराइटर्स, नहीं सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड प्रीमियम लिख लो बस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लो जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो क्या करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, सर कैलकुलेशन करोगे और क्या करोगे, ये लो इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आ रहा था सर, सर इंश्योरेंस प्रीमियम ना ट्रायल बैलेंस के अंदर ना सर हम बताते हैं ना सर, आपको बताओ ना फिर, ए इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारा 55,000, ऊपर भी 55 ही था ना, ठीक लिखा है ना ऊपर, हाँ जी ठीक लिखा है। तो ये लो जी इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा 55,000 पे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसमें से माइनस कर लिया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्रोपराइटर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर था 40,000, ये रह गया 15,000, ये प्रीमियम है, प्रीमियम 1/4/16 से लेके, क्वेश्चन कह रहा है ये प्रीमियम है हमारा, यहाँ पे टाइमलाइन भी बना सकते हो आप 30 जून 17 तक की, वो टाइमलाइन बना के हमने किया था कि आप लोग वो अगले अगले ईयर में इस तरह से रफ में अगर आपको बना के दिखाऊं, तो ये 1/4/16 है, ये 31 मार्च 17 है, तो ये अगले ईयर में जा रहा है, यानी कि हमने यहां तक का प्रीमियम पे कर दिया। तो ये जो रेड जोन दिखा रहा हूं मैं, ये रेड जोन हमारा जो है ये प्रीपेड है, ये रेड जोन प्रीपेड है, यानी 3 मंथ्स का प्रीपेड हुआ ना, अप्रैल मई जून, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड प्रीमियम कितना आ गया सर, 15,000 रुपीज जो है ये है 15 मंथ्स का, तो इसमें से 3 मंथ्स का कितना, क्या आप ये कर पाओगे सर, बड़ा मुश्किल है, तो 15,000 15 मंथ्स का है, मतलब 1000 पे, सर 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करना, चलो ठीक है कर लेते हैं 3,000 पे, ये लो जी 3,000 रुपीज आपका प्रीपेड आ गया, इसके 2 ट्रीटमेंट कर लो प्रीपेड के, प्रीपेड 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 प्रीपेड, बताओ जी प्रीपेड के 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे, सर पहले हमें ये बताओ ये प्रीपेड ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आता था, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि प्रीपेड बाहर आने का रीजन ये होता है उसने गलत एंट्री डाल रखी होती है, अकाउंटेंट ने अगले साल का जो प्रीमियम होता है उसे इंश्योरेंस में ही डेबिट कर रखा होता है, तो इसकी करेक्शन कैसे करोगे, एक तो प्रीपेड को डेबिट करो और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करो, इसका मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को आपको माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड से, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा आ गया जी 3,000 रुपीज, तो नेट जो रह गया हमारा यहाँ बाहर, ये रह गया जी हमारा 12,000 पे, सिर्फ 12,000 पे इस साल का प्रीमियम रह गया, और यहाँ पे जाके मैं प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा ट्रीटमेंट मत भूल जाना, सर भूलेंगे कैसे, हम तो हर एक एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट साथ साथ करके चल रहे हैं, अब नहीं हम गलती करते वो जो हम बचपन में करते थे, जी हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा ट्रीटमेंट 3,000 रुपीज एसेट साइड हो। तो ये देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कैसे ट्रीट किया, अब हमने काम करते हैं ट्रेडिंग को, और साथ साथ में हम मैच करी जाएंगे ट्रेडिंग का हमारा क्या आंसर आ रहा है, जीपी वगैरह, ताकि कहीं पे हमने गड़बड़ अगर छोटी मोटी कर भी दी हो तो हम ठीक कर लेंगे उसको साथ में। पहले ट्रेडिंग के अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक तो देखो ढांचे का स्टेप द्वारा पहले सारी डॉट्स लगाई, सारी अमाउंट्स कहीं ना कहीं जाके लिख दी, जो जिन पे डॉट थी उनको अंदर लिख लिया, जिन पे डॉट नहीं थी उनको बाहर लिख लिया, उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ा और उसके 2-2 ट्रीटमेंट करते रहे। देखो आंसर हो सकता है आपके पहले भी हो गए हों इसके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
जो एक पॉइंट स्किप हो जाता था हमसे या कोई चीज मिस हो जाती थी, शायद वो हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी अगर हम इससे रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लें ऐसे। तो आओ देखते हैं। 14 लाख रुपए की हमारी परचेज थी, लेकिन सर अगर आपका आंसर अब गलत हो गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर यार मेरी कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ऐसी बात नहीं है, मेरी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं हुई होगी कि मैंने कोई पॉइंट स्किप कर दिया या कुछ कर दिया। सर देखते हैं। 13,34,000, ये लो 13,34,000 रुपए का हमारी परचेज आ गई नेट। फ्रेट ऑन परचेज सही है। सेल भी देख लेते हैं। 23 लाख की सेल थी, इसमें से माइनस कर लो 42,000 और माइनस कर लो 14,000, तो ये हमारी आ गई जी 22,44,000। 22,44,000। क्लोजिंग स्टॉक तो सही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड भारी आ रही है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड भारी आ रही है। तो 22,44,000 में 4,40,000 बढ़ाओ। मुबारक हो जी, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। 26,84,000 का टोटल आ रहा है। इसमें से मैंने माइनस कर देना है 6,20,000 और माइनस कर देना है मैंने 13,46,000 मतलब 46,000। मेरे पास जो जीपी आ रहा है इसको मैं लिखता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है जी 7,18,000 का। इसको तो चेक कर ही लेते हैं साथ में, क्योंकि कोई चीज अगर, हाँ बिल्कुल, तो हमारा जीपी तो सही आ गया। मुबारक हो जी, सीटियां मार दो। मजा आ गया, इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट हमारा जीपी तो ठीक हो गया। सर कल ट्रेडिंग से क्या बात बनेगी, कोई बात नहीं, खुश तो हो जाया करो, कभी कदे हंस भी लिया करो। ट्रेडिंग काउंट तो मैच हो गया हमारा। अब ट्रेडिंग का हम लोग ना यहाँ पे लेके आते हैं बाय, इसको जीपी को आपको पता है ना, यहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग पी एंड एल में। टोटल दिखा दो पहले ट्रेडिंग का, 26,84,000, दोनों साइड मैच होगी। अब हम दिखाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हो गया 7,18,000। अब पहले पी एंड एल की फिगर्स को बाहर लिख लो, जो लिखनी वाली है। भाई जो 55,000 का गोडाउन रेंट था उसमें 11,000 बढ़ाना था हमने आउटस्टैंडिंग का, तो 66,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्लस किया हुआ 20,300, तो ये हो गया 47,300। अच्छा पहले ट्रेडिंग देख लेना भाई, अगर आपकी कोई फिगर रह गई हो ट्रेडिंग की फिगर देख लो पहले, पॉज करनी हो पॉज कर लेना वीडियो, पहले ट्रेडिंग कंप्लीट कर लो अपना अगर किसी का रहता है। ट्रेडिंग से फिर मैं आगे चलूंगा, वीडियो पॉज करके पहले ट्रेडिंग नोट कर लो। अब मैं बात करता हूँ पी एंड एल की। पी एंड एल की फिगर्स भी साथ साथ सुनते रहना और देखते रहना और लिखते रहना। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड वगैरह पे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस भी बाहर ले आया मैं, बस और तो किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। डेप्रिसिएशन की फिगर बाहर ले आता हूँ बस। ये हो गया 40 और 30 70 और 30 90 और 30 1 20। दोबारा देख लो सर एक बार, 50 और 30 80 1 20, सही है जी सही है। प्रोविजन तो हमारी सही आ ही रही है, ठीक है। बस अब करते हैं इसका हम लोग वो करते हैं, क्या नाम है आंसर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्रेडिट साइड ही भारी आ रही है, तो ये भी प्रॉफिट हो, मुबारक है। नेट प्रॉफिट आ रहा है आपके पास 7,18,000 में 16,000 जोड़ो पहले, ये आ गया जी 734। 734, तो 734 में से 1,10,000 हटाओ, 66,000 हटाओ, 47,300 हटाओ, 21,000, 24,000, 38,000, 22,000, 42,000, दो तीन मर्ज करके कर रहा हूँ मैं। 16,000 माइनस 36, 1,56 और 33,000। हे भगवान मैच हो जाए। 158,700, ये प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास। आओ देख लेते हैं 158,700 आ रहा है क्या। एक सेकेंड रुको, प्रोविजन तो सही है हमारी, ये भी सही है। एक सेकेंड, एडजस्टमेंट वाली ये भी ठीक है, डिस्काउंट भी सही है, प्रोविजन भी सही है, डिस्काउंट वगैरह ये भी सही है, फिर तो कोई कैलकुलेशन में इंश्योरेंस भी सही है, डेप्रिसिएशन भी सही है। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे 6,000 ऐड किया इन्होंने। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। 27, ये लोन की फिगर गलत है हमारी भाई। लोन की फिगर तो हमारी सही है, हमने जो लिखी है क्वेश्चन के हिसाब से तो वही हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये ना फिगर आगे, अच्छा मैंने फिगर गलत ले ली। ये लोन फ्रॉम विश्वनाथन ना 3 लाख का है, 3 लाख की फिगर है ये। सर लाइन मार के करते ना, अब हो गया 3 लाख के ऊपर करो। ये 4,30,000 पे तो उसकी फिगर थी क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स पे उठा के तुमने इंटरेस्ट लगा दिया, बड़े बदतमीज हो। चलो 3 लाख के ऊपर करो। सर हम तो कब से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करते, हम वीडियो को क्या करते हैं हमें समझ नहीं आता, हम उसके आपके अंदर जाएं क्या करें, हम तो रह गए। चलो ये लो फिर अब ठीक कर लेते हैं, इतनी क्या दिक्कत है, 3 लाख पे कर लो। हम तो सर कब से पता रोक रहे हैं आपको, आप रुकते ही नहीं। सही बात है।
मेरे को ना इसमें ना एक वो, चलो वो फिल्म आपने देखी नहीं होगी, छोड़ो, आपसे क्या बात करें उस फिल्म के बारे में। ये 3 लाख करो, ये 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 12%, ये हो गया 36,000, 36,000 इंटू 11/12, 33,000 रुपये भाई ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ 33,000 रुपये है। और ऑलरेडी डेबिट हुआ पड़ा है ट्रायल बैलेंस के अंदर 27, तो 3,000 का आउटस्टैंडिंग है, 3,000 का आउटस्टैंडिंग है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसी गलतियां होती हैं पेपर में, मेरे को डेमो दिखाने पड़ते हैं आपको, सर यार कैसे कवर करते हो आप। अरे भाई मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब फिगर ही ऊपर नीचे की पढ़ ली, बताओ क्या करोगे कोई। सही बात है, सारा क्वेश्चन आता हुआ भी बताओ गलत हो जाता है, सारा इतना बढ़िया टेक्निक करा हमने कि कोई गलती ना हो, कुछ मिस ना हो, फिर देखो ऐसी गलती हो जाती है ना, क्या करोगे। 3,000 रुपीज आप लोग जाके वहां ठीक करो, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाले में, ये लो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कहाँ गया हमारा, ये रहा, वर्किंग नोट तो वही है, बस ये 3,000 कर लो, 3,000 रुपीज कर लो इसको, सर हमने तो भी लिखा ही नहीं था। ओके, ये लो 30,000, देख रहे हो कहाँ से 13वीं सी गलती होती जाके, सारा कुछ ठीक होने के बाद। 30,000 रुपीज हमारा यहाँ आ गया, और इसको इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग को यहाँ भी ठीक कर लेना, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग वाला ही जुड़ता है सिर्फ यहाँ पे। अब मैं फिर से करूँ क्या, नहीं नहीं फिर से क्यों करूँगा, ओहो फिगर्स तो सारी हटा दी मैंने, ये तो काम खराब हो गया। चलो 734 माइनस, वैसे तो अब सही आ ही जाएगा, पर फिर भी अब कर लेते हैं, कोई और गलती ना होगी वो छोटी मोटी। 66,000 माइनस 30,000 माइनस 21,000 माइनस 24,000 माइनस 38,000 माइनस 22,000 माइनस 42,000 माइनस 16,000 माइनस 36,000 माइनस 1,20,000 माइनस 33,000। अब क्या है, कहाँ हैं हम लोग, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने 11/12 नहीं किया ना, 3 लाख इंटू 12% इंटू 11/12, क्या किया है हमने यहाँ पे, ए सर, अब हम क्या बोलें, 33 में से 27 माइनस करते हैं, 3,000 आता क्या, 6 करो उसको, अब ठीक है ना, कर लो ठीक आप इसे, ये लो 6,000 पे 27 और 3 33, बस आ जाएगा अब आपका आंसर सही। हमने वो फिगर गलत पढ़ ली थी, उसको अब हमने ठीक कर लिया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ये नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में लेके आते थे, तो ये हमारा अब नेट प्रॉफिट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बिल्कुल ठीक, 1,73,000, 1,73,000। पर एटलीस्ट देखो वो गलती तो नहीं हुई ना जो मैंने आपको कही थी कि वो गलती जो हो जाती है वो गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी नई गलती करेंगे ना मजा आएगा। ये सही है सर, 734, ऐसी गलती ना करके आना यार, फिगर ही गलत पढ़ ली, बताओ सारा कराए कराए पे पानी फिर जाता है। वैसे एक बात और बता दूं, अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाती है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, स्टेप मार्किंग होती है यार, उसको ना क्वेश्चन की शक्ल देख के पता लग जाता है कि आप गप्पे मार रहे हो या आपको क्वेश्चन आता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर ऐसी कोई एक आधी छोटी मोटी गलती हो भी जाए ना, ये सिली मिस्टेक टाइप्स, इससे घबराना नहीं है, घर आके बिल्कुल भी मूड नहीं खराब करना कि हाय हमने ये गलती कर दी, हाय हमने वो गलती कर दी, कुछ नहीं होता, गलतियां करने के लिए बने हैं भाई, गलतियां तो करेंगे करेंगे, कमाल की बात है। ये लो कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट जोड़ लेना, प्लस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल है तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब तो बस भगवान से ये दुआ करेंगे कि बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाए। 1,73,000 हमने यहाँ लिखा, और ये हमारा आएगा बाहर, देखते हैं 3 लाख में, ये भी ठीक करो ना, फिर रह जाओगे, ये 6,000 पे करो उसको, फिर देखोगे क्या हो गया, फिर कहोगे मैच नहीं हुआ। 3,06,000 बैलेंस शीट देखें यहाँ पे, 3,06,000 का लोन आ गया ना, ये देखो 3 लाख के अंदर 6,000 बीच में ही जोड़ दिया, जो मैं आपको कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 3,06,000 आ गया। हमारी कैपिटल आ गई 16,20,000, इसमें से ड्रॉइंग्स हटा दो 1,60,000 की, और इसमें प्लस कर दो 173, ये आ रही है जी कैपिटल मेरी 16,33,000 की, 16,33,000 की। तो ये तो मैं ना आंसर से मैच कर देता हूँ, 430 306, 430 306, 11,000 और 16,33,
11,000 और 16,33, ये लो जी, ये तो मैच होगी हमारी लाइबिलिटी साइड, तो मैच होगी 23,80,000, 2380। सर ऐसे करो, एसेट तो जोड़ ही लो आप, वहाँ पे इतना कुछ क्या लिखोगे। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स में दूसरा ट्रीटमेंट, बातों बातों में हम लोग वो करने लगे, न्यू प्रोविजन लेस करना ना भूल जाना यहाँ से। न्यू प्रोविजन का ये बाहर अमाउंट रखी हुई थी हमने, न्यू प्रोविजन, ये वैसे मैंने गलत किया है, 2 ट्रीटमेंट साथ में करने चाहिए थे। ये क्वेश्चन लंबा इतना चला गया इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो रही है, पर कोई बात नहीं, न्यू प्रोविजन साथ में लेस करनी है। मैंने आपको कहा था कि हर एडजस्टमेंट के 2-2 ट्रीटमेंट करके चलना। जब आपने न्यू प्रोविजन वहां पे जाके लिखा ना, पी एंड एल में जाके यहाँ लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक बात और ध्यान दे लो, यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ जो फिगर आनी है ना पी एंड एल के अंदर, वो तो बैलेंसिंग फिगर आनी है जो हम फॉर्मूले से निकाला करते थे, लेकिन जो बैलेंस शीट में जो प्रोविजन माइनस होनी है ना, ध्यान रखना वो बैलेंस कैरी डाउन वाला माइनस होना है। ये बहुत एक गलती होती है, हम लोग पी एंड एल की फिगर नहीं जाके माइनस करते डेटर्स में से। इसका लॉजिक मैंने आपको बहुत डिटेल में दिया था। उसका रीजन ये था, जो डेटर्स के अगेंस्ट हमारे पास प्रोविजन आ रही है क्रेडिट साइड पे, अरे भाई क्रेडिट बैलेंस ही तो जाके बैलेंस शीट में से माइनस करोगे, वो चीज थोड़ी ना जाके माइनस कर दोगे जो इस साल जाके चार्ज करी है आपने। आपने इस साल कितनी प्रोविजन चार्ज करी है जो आपकी शॉर्ट थी? सर हमने 33,000 की प्रोविजन चार्ज करी है। कई बच्चे इसी को न्यू प्रोविजन बोल देते हैं, नो दिस इज नॉट न्यू प्रोविजन, ये तो वो प्रोविजन है जो हमने इस साल बनाई है, जो हमारी शॉर्टफॉल थी। भाई न्यू प्रोविजन तो उसे बोलते हैं जो प्रोविजन के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, यानी जो इस साल प्रोविजन बनाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसे हम लोग न्यू प्रोविजन बोलते हैं। ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेट्स हटा के, जो इस साल हमें और प्रोविजन बनानी पड़ी वो बना के, उसके बाद न्यू प्रोविजन का आंसर आता है। तो ये बड़ी एक गलती होती थी +1 के अंदर भी, और यहां भी हो सकती है, क्योंकि जब हम बिना कंसेप्ट के चलते हैं तो गलतियां ऐसी छोटी छोटी होती हैं। तो 860 में से हमने 43,000 लेस किया, ये रह गया जी 817। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे ये रह गया 180 फर्नीचर, और ऑफिस इक्विपमेंट हमारे रह गए 1,60,000 प्लस 40,000, सर ऐसे ही -30,000, ये आ गया जी 170, 1,70,000। तो ये 6 लाख में से 30,000 गया, ये भी आ गया 570। और लास्ट में हमारे पास मोटर कार जो है वो है जी 1,60,000। बस क्लोजिंग स्टॉक तो लिखा ही हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है, और भगवान से ये दुआ करना कि मैच हो जाए। 14,000 प्लस 26,000 प्लस 817, ओहो एक मिनट, 14,000 प्लस 26,000 प्लस 817 प्लस 180, 170, 570, 160, 443। मुबारक हो। पेपर में बैलेंस शीट मैच हो जाती ना, दिमाग खराब हो जाता है कि ये कैसे हो गया है, घर पे तो कभी मैच नहीं हुई, पेपर में जाके मैच हो गई, कमाल है। मतलब एक बार तो बंदा सोचता है मैं सही भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस शीट मैच कैसे होगी, घर पे तो कभी नहीं मैच हुई, पेपर में जाके ठा सीधी बार मैच पहली बार में, कमाल ही हो गया। देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो घबराना नहीं है। जो मैंने आज आपको चीजें बताई उसके हिसाब से आप करना शुरू कर दो। सर आपको खुद को 1 घंटा 20 मिनट लगे, हमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। एक बात सुन लो ध्यान से, 1 घंटा 20 मिनट ना देखो, मैंने साथ साथ में आपको कितने पॉइंट समझाए हैं। पेपर में आपने समझाने थोड़ी ना किसी को बैठ के, वहां पे आपको ठा 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 करना है सिर्फ काम, वहां किसी को समझाने थोड़ी बैठना है। हाँ सर, ये तो बात हमने सोची नहीं। तो फिर हो जाता है ये क्वेश्चन हार्डली आपका 30-35 मिनट्स में हो जाएगा, 30 मिनट्स में हो सकता है। सर इतना फर्क? हाँ यार मैं बहुत बोला हूँ, ध्यान से सुनना दोबारा रिवाइंड करके, कितना बोल रहा था मैं बीच में, तो इसलिए टाइम लग जाता है ज्यादा। बट अगर आप ये वाली अप्रोच से करोगे, ये सिर्फ मेरी एक गलती यहाँ पे फिगर पढ़ने में गलती हुई है, वो ठीक है, आप लोग भी थोड़ा अटेंटिवली करोगे, आई होप वो गलती नहीं होगी। बट आप देख रहे हो कैसे हमारा पहली बार में आंसर मैच हुआ, वो स्किप होने वाला पॉइंट कोई नहीं रहेगा हमारा कि हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, एटलीस्ट वो नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग पहले ट्रेडिंग देख लो, ट्रेडिंग तो मैंने दिखा दिया था, पी एंड एल देख लो, अगर कुछ नोट करना है पॉज कर लेना, ठीक है। और पी एंड एल के बाद ये नीचे जा रहा हूं मैं, पी एंड एल पी एंड एल पी एंड एल, ये पी एंड एल पूरा हो गया, पॉज कर लेना वीडियो जहां करनी हुई। फिर बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस शीट भी पूरी हमने बनाई बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद हमारा बैलेंस शीट का टोटल भी आ गया, और उसके बाद वर्किंग नोट्स देख लो, ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। डेप को आप पूरा कर लेना, टोटली करना, और तो क्या करना है। गोडाउन रेंट का आ गया आउटस्टैंडिंग का, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का आ गया, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गई। सर क्या प्रोविजन का हम लोग सीधा भी कर सकते थे वहां पे काम, मतलब फॉर्मूले से कर सकते थे, लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कर लो। फॉर्मूला +1 लेवल पे ठीक है, हम लोग अकाउंट से करेंगे तो ज्यादा बेटर है।
ये बढ़िया किया सर आपने, एक ना क्वेश्चन हमें बढ़िया बड़ा वाला करवा दिया ना, तो हमें पता लग गया अब कैसे करना है। देखो पता लग ही गया है तो क्यों ना आप मुझसे होमवर्क ले लो, ये भी सही है सर। ये बात अच्छी नहीं लगी सर हमें आपके होमवर्क वाली। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने करवा दिया, अब आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं डिस्कस कर दूंगा, 2 मिनट का सवाल है, अगले लेक्चर में हम कर लेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अब उठा लो भाई, ये क्वेश्चन 6 भी मैं करवाऊंगा। ये गांगुली वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अभी स्टडी मटेरियल का है, हम करेंगे। हालांकि सोल्यूशन दे रखा है, पर मेरे वाले अप्रोच से कर लो यार प्लीज, थोड़ा मान लो मेरी भी बात, एक ट्राई करके देख लो, शायद थोड़ी सी हमें आदत चेंज हो जाए हमारी, और कुछ गलती जो हम करते हैं वो ना हो। एक ट्राई करके देखो, ढांचा अप्रोच बोलता हूँ इसे मैं, ढांचा अप्रोच। ढांचा अप्रोच से क्वेश्चन करके देखो आप पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 कहोगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा क्लासरूम पे आपकी कि आप क्या डाउट्स पूछते हो। ये एंड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, मेरी बात सुन लो, जीएसटी जिनमें आ रहा है, जिनमें जीएसटी आ रहा है, मैं आपकी खुशी के लिए ये बता दूं, ये हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं है, ये बल्कि मैंने +1 की बुक से उठा के डाले हुए हैं, क्योंकि +1 वाले बच्चे आजकल आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। जीएसटी उसमें डाल रखा है सारा, फाउंडेशन में है नहीं। बताओ, कोई समझाओ, लिखो, कोई खत लिखो आईसीआई को कि भैया जीएसटी तो कवर करो, सीए फाउंडेशन में। +1 के बच्चे धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ के आए हो मेरे हिसाब से, तो 2017 में आया था जीएसटी, आप 2018 में करके आए हो +1, तो आ गया होगा आपको भी जीएसटी, पर फाउंडेशन में डाली नहीं हुई इन्होंने जीएसटी। तो ये +1 की बुक के हैं, +1 बुक के क्वेश्चन है, मतलब फाउंडेशन आईसीआई के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह सॉल्व है, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो कर लेना, मेरा जोर ज्यादा आईसीआई वाले मटेरियल पे ही रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो अनसॉल्व, चाहे ये वाले बीच वाले छोड़ देना, +1 वाले मैं मेन इसमें 2-3 पॉइंट बता दूंगा अगले लेक्चर में। आप मेन आईसीआई वाले करो पहले। ये क्वेश्चन ना मैंने सेम कॉपी में करवा रखा है लिखवा के, विद फिगर्स। ये क्वेश्चन मैंने मतलब लिखवाया था खुद से, और उसके बाद एग्जाम्पल बना के करवाया था, ये आप ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो 2 नंबर, 3 नंबर ट्राई करो, बस इतना ही है, और क्या है। 2-3 क्वेश्चन बड़े कर लेंगे, हमारा फाइनल अकाउंट्स में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो तो मैंने कॉपी में पूरे लिखवा ही रखे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो और बना दूंगा आपका इसमें पूरी, प्लीज। पर मेरी वीडियो आने से पहले है ना, आप एक ट्राई कर लेना कि आप एक क्वेश्चन कंप्लीट वाला ढांचा अप्रोच से कर लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।